Now the first question is define international trade. International trade, it's very easy, the exchange of goods and service between different nations. The international trade is the exchange of goods and services as well as resources between country. It involves the transaction between resident of different countries. मल्टीपल करेंसीज भी इन्वॉल्व है. ये वाला क्वेश्चन से बेटर क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर डोमेस्टिक ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड दोनों दिया है प्लस कंपेरेटिव वे में दिया है. तो क्वेश्चन नंबर 2 इज बेटर देन 1. तो 1 एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल ट्रेड. दूसरा क्वेश्चन आप कर लीजिए, आपका फर्स्ट और सेकंड ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा. हाउ इंटरनेशनल ट्रेड इज डिफरेंट फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रेड. इट्स वेरी सिंपल. इन इंटरनेशनल ट्रेड इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड रिसोर्सेज बिटवीन टू कंट्रीज. यहाँ पर विद इन वन कंट्री. यहाँ पे रेसिडेंट ऑफ 2 और मोर कंट्रीज रहते हैं, यहाँ पे रेसिडेंट ऑफ सिंगल कंट्री रहता है. ये मोर कॉम्प्लेक्स है, ये कंपेरेटिवली ईजी है. यहाँ पे मल्टीपल लीगल सिस्टम्स होते हैं, यहाँ पे सिंगल लीगल सिस्टम होता है जो भी कंट्री का लॉ है. यहाँ पे मल्टीपल करेंसीज इन्वॉल्व रहती हैं, यहाँ पे मल्टीपल करेंसीज इन्वॉल्व नहीं रहती है. जी सारे पॉइंट मैंने कवर कर लिए, आप देख लीजिए एक बार. कंपेरेटिव वे में मैंने आंसर कंपेयर कर लिए, हो जाएगा आपसे ये. अब एफएम नहीं होगा विकास, अब एफएम इको का एक साथ ही रहेगा. टेस्ट पेपर्स, आरटीपी, एमटीपी, वो मैं बताता हूँ जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बताता हूँ. मोस्ट प्रोबेबली नवंबर से स्टार्ट हो रहा है वो. नवंबर यार, आईसीआई पूरा एक अटेम्प्ट खा गई बीच में. मैंने अभी उन्हें बोला आवाज़ कम करना तो मेरे को क्या जवाब देते, भैया आवाज़ करा कहाँ अब तक हमने मतलब पहले करेंगे फिर मैं डांटूं उन्हें. एग्ज़ाम हो जाएगी इस बार, होनी ही चाहिए. आवाज़ करा कहाँ अब तक. एपिक डायलॉग, एपिक रिस्पॉन्स, थग लाइफ. व्हाट डू मीन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन और कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन. जो चीज़ अपन ने खो दी है उस चीज़ को अपन बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ फॉरगॉन ऑप्शन. इट इज द अमाउंट ऑफ सेकंड कमोडिटी दैट मस्ट बी गिवन अप टू रिलीज जस्ट इनफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ फर्स्ट कमोडिटी. ये बहुत डेप्थ में डेफिनेशन गए हैं. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव या फिर सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव कहा जा सकता है. एज एन अगर आप राइस प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, यू आर प्रोड्यूसिंग राइस, तो उसके केस में आप टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो, तो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. पढ़िए इसको. इट इज द अमाउंट ऑफ सेकंड कमोडिटी दैट मस्ट बी गिवन अप टू जस्ट रिलीज इनफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ फर्स्ट कमोडिटी. तो पहली कमोडिटी को बनाने के लिए जो आपने सेकंड कमोडिटी का सेक्रीफाइस किया है, वो सेक्रीफाइस की कॉस्ट को बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है जी. सो इट्स वेरी इजी, फाउंडेशन से पढ़ते आ रहे हैं अपन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामाइन आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट इंटरनेशनल ट्रेड. तो ये बड़ा क्वेश्चन बन सकता है. फॉर एंड अगेंस्ट के पॉइंट लिखने हैं आपको. अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. फॉर क्या अगर क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क्स का तो 6 पॉइंट्स लिख देना. अगेंस्ट का आता है तो भैया 6 पॉइंट लिख देना. और अगर फॉर अगेंस्ट एक साथ आता है जैसे कि इस क्वेश्चन में हुआ है, फॉर अगेंस्ट यानी एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो 3-3 पॉइंट दोनों के लिख देना. आइए जी अपन पढ़ते हैं. यहाँ पर देखो लिख के भी रखा है मैंने. इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स, 4 मार्क्स आता नहीं है, 3 मार्क्स ही आता है, 3 मार्क्स का आता है, तो भैया हर पॉइंट हाफ मार्क्स कैरी करता है. इंटरनेशनल ट्रेड का या फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं ग्लोबलाइजेशन का एडवांटेज क्या है, लिबरलाइजेशन का एडवांटेज क्या है, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे. ग्लोबलाइजेशन का भी पूछ सकते हैं, लिबरलाइजेशन का भी पूछ सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड भी पूछ सकते हैं, एनीथिंग दे कैन आस्क. तो आपको इसके अंदर 4-4 पॉइंट्स याद रख लो या 6-6 पॉइंट्स याद रख लो, आराम से अटेम्प्ट कर लेना एग्जाम में. सबसे पहले भैया कि कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ जाती है. नाउ यू विल आस्क कि सर कॉस्ट एफिशिएंसी कैसे बढ़ जाती है. जब भी इंटरनेशनल ट्रेड में एंगेज होते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनहांसमेंट होता है. क्वालिटेटिव एनहांसमेंट इसलिए होता है क्योंकि आपके पास नई एंड बेटर टेक्नोलॉजी आती है, कंपीट करने के चक्कर में आप इनोवेट करते हैं. साथ ही साथ क्वांटिटेटिव टर्म्स में यू कैन एक्सप्लोर द इंटरनेशनल मार्केट, यू कैन एक्सप्लोर द इकोनॉमीज ऑफ स्केल. दैट्स व्हाई देयर कम्स द कॉस्ट एफिशिएंसी. बात समझ में आई आपको ये? डिड यू गेट दिस पार्ट? कॉस्ट एफिशिएंसी, ये कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है बिकॉज यू कैन रिप न्यू मार्केट, यू कैन मेक इनोवेशंस. सो इन बोथ द टर्म्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. देखो यहाँ पे लिखा भी, एक सेपरेट क्वेश्चन भी आएगा. इकोनॉमिक
efficiency increases due to qualitative and quantitative benefits of the extended division of labor, economies of scale, better manufacturing capabilities, etc. नेक्स्ट है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट. ऑब्वियसली वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलते हैं जो जनरली इंडिया में नहीं भी बनते हैं, अगर आपको वो गुड्स चाहिए तो वो मिलते हैं. इनोवेशन, अगेन आई एक्सप्लेन यू दिस पॉइंट कि इंटरनेशनल ट्रेड के चलते हुए जब बाहर से कोई इम्पोर्टर, बाहर से कोई मटेरियल यहाँ पे आ रहा है इम्पोर्ट के थ्रू या फिर एफडीआई के थ्रू, तो बेसिकली आप भी इनोवेट करते हैं सो दैट यू कैन कम्पीट. और अगर मान लो आपको इंडियन मार्केट में ही आप काम कर रहे हैं, आपको कोई वर्ल्ड मार्केट को एक्सप्लोर करना है, देन ऑल्सो यू हैव टू इनोवेट ताकि आप उस मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं. एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है ऑब्वियसली, अगर एफडीआई आ रहा है कंट्री के अंदर, इफ मनी इज कमिंग, मोर इन्वेस्टमेंट इज कमिंग, दैट इज गोइंग टू गिव यू मोर एम्प्लॉयमेंट. कंपटीशन, अ हेल्दी कंपटीशन इज गोइंग टू कम इन योर कंट्री. अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन हो जाएगा इसका? कस्टमर. There are other benefits such as material at cheaper cost, better standard of living, peace and stability, diversification, mobility, price stability, etc. तो ये there are many points which you can write. तो ये बहुत easy question है, बहुत सारे points आप इसमें लिख सकते हैं. पहले मैं अगेंस्ट के भी पॉइंट बता देता हूँ, फिर कोई डाउट है तो आप पूछना. अगेंस्ट में क्या है? नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन लेबर क्लास. बेसिकली क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड में जब भी आप एंगेज होते हैं तो कोई ना कोई इम्पोर्ट करता है मटेरियल का, यानी कि इंडिजिनस कंट्री के अंदर प्रोडक्शन नहीं होता है. तो अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट पे एडवर्स इम्पैक्ट आता है. देन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज. अगर मान लो कोई पर्टिकुलर रिसोर्स मैं अपनी कंट्री में नहीं यूज कर पा रहा था, तो इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू मैं दूसरी कंट्री में जाके उस कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉयट करूंगा. Excessive importance for export lead to unsustainable production and consumption by depleting natural resources at higher rate. इंटरनेशनल ट्रेड से लोकल इन्फेंट, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को भी नुकसान होता है. एक कंट्री में रिसेशन आए तो दूसरी कंट्री में भी रिसेशन आ जाता है. एक कंट्री के अंदर वायरस आए तो दूसरी कंट्री में वायरस आ जाता है. दिस इज ऑल्सो नेगेटिव इम्पैक्ट. अनवांटेड एंड हार्मफुल गुड्स भी आ जाते हैं. ठीक है. और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फेस किया है कि यार जब अपने को एक्सपोर्ट के अच्छे प्राइस मिलते हैं ना, तो अपन मोस्टली एक्सपोर्ट करने बैठ जाते हैं. और जैसे ही अपन एक्सपोर्ट करने बैठ जाते हैं, डोमेस्टिक गुड्स, डोमेस्टिक कंट्री के अंदर गुड्स का शॉर्टेज हो जाता है. अब आप पढ़िए फॉर अगेंस्ट जितने भी पॉइंट है, कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछे. इट्स वेरी इजी. अब तक तो ईजी है, आगे आएगा थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट आएगा. यूनिट 4 इज ईजी, 5 इज कंपेरेटिवली ओके, फर्स्ट 1 इज आधा ईजी है, आधा थोड़ा सा याद रखने लायक है. 2 और 3 तो ठीक है, अब आपका कितना रिमेंबर करने की स्किल है उस पर डिपेंड करेगा. चलिए बढ़ते हैं आगे. हाउ डज ट्रेड इंक्रीज इकोनॉमिक एफिशिएंसी, यानी कॉस्ट एफिशिएंसी. जस्ट मैंने अभी कवर किया कि इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू ना ही सिर्फ क्वांटिटेटिव बट क्वालिटेटिव एनहांसमेंट भी होता है. द इकोनॉमिक एफिशिएंसी इंक्रीजेस ड्यू टू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बेनिफिट्स ऑफ एक्सटेंडेड डिवीजन ऑफ लेबर. क्यों होता है सर? डिवीजन ऑफ लेबर होता है, स्पेशलाइजेशन. आप लोगों ने पढ़ा है, एसओडी पढ़ा है अपने, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी ऑडिट के अंदर. तो जब आप सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी करते हैं ना, तो बेसिकली वो एक अलग पर्पज है ऑडिट का कि भैया कोई चीट ना कर सके, कोई फ्रॉड ना कर सके, पर स्पेशलाइजेशन हो जाता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी से भी. जिसका काम वही करेगा, स्पेशलाइजेशन आ जाता है. डिवीजन ऑफ लेबर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बेटर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, increase competitiveness and profitability by adoption of cost reducing technology and business practices, and decrease in the likelihood of domestic monopolies. Efficient development of productive resources, natural, human, industrial and financial resources ensures productive gain. इतना नहीं लिखना है आप लोगों ने, बस इतना लिखना है कि भैया इकोनॉमीज कैसे आप इंजॉय कर पाते हैं. बहुत सिंपल है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टर्म्स में.
लेबर सस्ते मिल जाता है, डिवीजन हो जाता है लेबर का, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाता है, बार्गेनिंग पावर, नया मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, न्यू मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, इनोवेशन, ये सारी चीज़ों के कारण आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। सो यहाँ पर बहुत जनरल जेनरिक टर्म में लिखा है, आप भी वैसे ही लिखेंगे। अब जो आएगा ना पार्ट, वो इंपॉर्टेंट है। वॉट इज मेंट बाय एब्सोल्यूट एडवांटेज थियोरी? एब्सोल्यूट एडवांटेज थियोरी, द थियोरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज वॉज गिवन बाय एडम स्मिथ। ये थियोरी क्या बोलती है? द कंट्री शुड एंगेज इन इंटरनेशनल ट्रेड। ध्यान से सुनना, मैं बोलूंगा आपको समझ में आ जाएगा, याद रख लेना। अब अपन बात करें थियोरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। अकॉर्डिंग टू थियोरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज गिवन बाय एडम स्मिथ, द कंट्री शुड गेट एंगेज इन इंटरनेशनल ट्रेड इफ countries have absolute cost advantage over production of particular commodity. For example, country X is having absolute cost advantage over production of commodity A and country Y is having absolute cost advantage over production of commodity B. तो कंट्री एक्स क्या कर रही है? कंट्री एक्स ए को एफिशिएंटली बना रही है डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन के कारण, देयर आर मेनी फैक्टर्स। कंट्री वाई जो है बेसिकली बी को अच्छे से इजीली सस्ते में बना पा रही है। तो कंट्री ए ने कंट्री एक्स ने क्या करना चाहिए? ए प्रोड्यूस करना चाहिए और उसको यूज भी करना चाहिए और एक्सपोर्ट भी करना चाहिए। कंट्री बी ने इंपोर्ट करना चाहिए ए, यूज करना चाहिए बी और एक्सपोर्ट करना चाहिए बी। यानी इसको ए भी मिल गया, बी भी मिल गया और इसको भी ए और बी दोनों मिल गया। दिस इज कॉल्ड एज थियोरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। दिस थियोरी वर्क्स ओनली एंड ओनली इफ both the country have absolute cost advantage over either of the commodity। तो एक कंट्री एक कमोडिटी अच्छे से बना सकती है, दूसरी कंट्री दूसरी कमोडिटी अच्छे से बना सकती है। So this is the theory of absolute cost advantage. Adam Smith propounded the theory of absolute cost advantage on the basis of foreign trade. Under this theory, the exchange of goods will take place only if two countries can produce one commodity at absolute lower production cost than another। यानी कि absolute cost advantage इसका एक गुड्स पे और दूसरी कंट्री का दूसरे गुड्स पे। क्लियर है क्या? ये इजी है वैसे तो चैप्टर, अगर आपने पढ़ रखा है ना, मेरा ऑडियो नोट सुना है तो काफी इजी जाएगा। एंड इन कमिंग लेक्चर्स मैं आपको सीए कपिल गोयल ऑडिट डिस्कशन चैनल पे बाकी सारे लिया करूंगा कमिंग, यानी कि ये 3-4 लेक्चर्स यहीं पर लूंगा मैं। अभी क्वेश्चन बैंक सीरीज यहाँ स्टार्ट करें तो ख़त्म भी यहीं करेंगे सारे लेक्चर्स, फिर उसके बाद लाइव वहाँ पे लूंगा, रिकॉर्डेड यहाँ पर डलाया करेंगे। ठीक है, ठीक है। मेरे को भी एक मोटिवेशन रहता है, वहाँ पे ज़्यादा क्राउड रखता हूँ मैं, ज़्यादा क्राउड आता है। आगे बढ़ते बेटा, व्हाट इज द मेजर आइडिया बिहाइंड मर्केंटाइलिस्ट अप्रोच? दिस मर्केंटाइलिस्ट अप्रोच इज गिवन इन 16-17 सेंचुरी, 16-17वीं शताब्दी में दिया है ये। तो दिस थियरी सेज दैट इन इंटरनेशनल ट्रेड कंट्रीज शुड एंगेज इन इंटरनेशनल ट्रेड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट एंड नॉट फॉर द इम्पोर्ट, because under export your goods and service goes out but you get gold, silver, precious metal, etc. So under this theory it was considered, export was considered favorable while import was not considered favorable because outflow of gold, silver and precious metal was involved. This theory says that in international trade there is zero sum gain, यानी एक का फायदा एक का नुकसान, there is no win-win situation. Mercantilist approach advocate maximizing export in order to bring more precious metal and minimizing import through high tariff। कैसे भैया import export को कैसे encourage या discourage करते हैं? हाई रेट ऑफ टेरिफ से। एक्सपोर्ट को मना नहीं करेंगे ऐसे कि भैया नहीं आना चाहिए गुड्स, पर ये कुछ ऐसा करेंगे, हाई रेट ऑफ टेरिफ चार्ज करेंगे कि ऑटोमेटिकली कोई भी वो गुड्स लेगा नहीं। The nation wealth and power are the best served by increased export and collecting metal in return। डन। नमस्ते रंजीत। मार्केट गिरा है वैसे, आज मैं आपको बता दूं, मार्केट गिरा है, करेक्शन हो रहा है मार्केट में, हल्का सा 400 पॉइंट गिरा है और गिरेगा। ठीक है, और गिरेगा मार्केट, लीजिएगा भैया, अक्वायर करने की पोजीशन में आ जाइए। कितना अक्वायर करोगे? जितना बहुत कर सकते हो थोड़ा बहुत करो। रिलायंस भी लो पे ट्रेड कर रहा है अभी थोड़ा, लेट मी चेक। ₹78 गिरा आज, बढ़िया। कल और गिरेगा तो ले लेना थोड़ा सा रिलायंस,
अगर ये गिरता है तो ले लेना। इसका सपोर्ट लेवल है इसका 1990 का है, 1990 का है सपोर्ट लेवल है इसका, अभी बाकी है, पर गिरा तो फिर गिरेगा, फिर रुक जाना। रिलायंस वैसे तो लेके रखना ही चाहिए आपने। टाटा मोटर्स बढ़ रहा है, उस पर भी ध्यान दे सकते हैं आप। टाटा मोटर्स मतलब गिरा बहुत था, अब थोड़ा रिकवरी कर रहा है, वो ध्यान दे सकते हैं। जो लोग थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एसेंस ऑफ थियरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज? अपन ने अभी जस्ट कवर कर लिया थियरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। Absolute cost advantage refer to the ability of one country to produce more of a good and service than its competitor using same resources। क्या बोल रहे हैं भैया? वो ये बोल रहे हैं कि एक कंट्री के पास एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है, उसका मतलब ये है कि अगर सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दिए जाए दोनों कंट्री को, तो एक कंट्री एफिशिएंटली ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करती है और दूसरी कंट्री दूसरे गुड्स को एफिशिएंटली ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। एफिशिएंसी का मतलब है कि सर सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज में कौन कितना ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। माइंड यू माय फ्रेंड्स, ये जो पर्टिकुलर थियोरीज हैं इसके अंदर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का मतलब होता था सिर्फ और सिर्फ लेबर। पहले सिर्फ लेबर को ही कंसिडर किया जाता रिसोर्सेज के अंदर, कैपिटल को नहीं कंसिडर किया जाता था। पर एचओ थ्योरी, हेक्सर ऑलिन थ्योरी, उसमें कंसिडर करते थे। आइए, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज refers to the ability of the party to produce more of a good and services than competitor using the same resources. An exchange of goods will take place only if one country has absolute cost advantage over production over another country, and hence there is a gain in international trade। अभी कैसे गेन होता है मैंने मेरे रेगुलर लेक्चर्स में बताया, फास्ट ट्रैक में शायद बताया या नहीं बताया मुझे याद नहीं, पर मैं रेगुलर में डेफिनेटली बताया, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फास्ट ट्रैक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, पर यस रेगुलर में मैंने उसको डिटेल में बताया। सर पार्टली ज़्यादा बेटर रहेगा ना? पार्टली मतलब पार्टली क्या? तो ये दो क्वेश्चन देख लीजिएगा। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी किसने दी है भैया? थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज इज गिवन बाय एडम स्मिथ। और ये थ्योरी क्या बोलती है? ये थ्योरी बोलती है कि भैया एक कंट्री एक गुड्स को एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर लेती है। तो हमने पूछा क्यों, तो बोले कि सेम रिसोर्सेज भी दो ना, तो एक कंट्री ज़्यादा टाइम लगाती है, दूसरी कंट्री कम टाइम लगाती है। हमने पूछा क्यों, तो वो बोलते हैं बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, डिविजन ऑफ लेबर, एंड देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स एज वेल। वो भी हो रहा है, लेकिन पाटली पेड़ का क्या है, वो तो कॉल मनी और एक तलवार ही लटकी पड़ी है सिर पे, ऐसा लगता है कभी बुला सकते हैं वो पैसा। पाटली पेड़ में ट्रेड नहीं करता ज़्यादा, मैंने किया ही नहीं, इनफैक्ट पाटली पेड़ बहुत कम कंपनी के रहते हैं। ओके, तो ये थ्योरी समझ में, दो थ्योरीज कंप्लीट करिए अपन, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज एंड मर्केंटलिस्ट अप्रोच। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज के पीछे रीजन क्या है कि भाई सेम रिसोर्सेज के अंदर ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करती है एक कंट्री, और सेम रिसोर्सेज में ज़्यादा आउटपुट करती है दूसरे गुड्स का दूसरी कंट्री, एंड इंटरनेशनल ट्रेड विल टेक प्लेस एंड देयर विल बी अ म्यूचुअल गेन। Mention the core principle of theory of comparative advantage. Oh, so there came a problem. Under absolute cost advantage, country A was having absolute cost advantage over production of one commodity, while another country was having absolute cost advantage over production of another commodity. फिर एक सिचुएशन आई कि सर ऐसा हो सकता है क्या कि दो गुड्स है और दोनों के टर्म्स में कंट्री ए के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है, यानी कि कमोडिटी ए और कमोडिटी बी, दोनों कमोडिटी कंट्री जो फर्स्ट वाली है वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पा रही है, और कमोडिटी ए कमोडिटी बी दोनों कमोडिटी दूसरी कंट्री इनएफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पा रही। क्या भी कोई स्कोप है? पहले तो भैया ये भी एक चीज का किंग था, ये भी एक चीज का किंग था, तो एक्सचेंज करते थे। पर अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये एक ही बंदा सारे चीजों का किंग है और इसके पास उस पर्टिकुलर कमोडिटी का कोई एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है। अब क्या किया जाए? तो फिर आए डेविड रिकार्डो साहब। डेविड रिकार्डो ने बहुत अच्छी थ्योरी दी है, डेविड रिकार्डो की रिकार्डियन थ्योरी। So he gave the theory of comparative cost advantage. He said that even if one country is having absolute cost advantage over production of both the commodity, another country is having absolute cost disadvantage over production of both commodity, still there is a scope, 100% guarantee, still there is scope of mutually beneficial international trade. Country A, which is
more specialized in production, or country A which is having more absolute cost advantage over production of one commodity should produce and export that, यानी जिसमें मेरा ज्यादा फायदा है। सर मैं ए भी एफिशिएंटली बनाता हूँ, बी भी एफिशिएंटली बनाता हूँ, पर ए ज्यादा एफिशिएंटली बनाता हूँ तो मुझे ए बनाना चाहिए। country B should produce that commodity in which its absolute cost disadvantage is lower। सर इसने क्या बनाना चाहिए जिसमें कम खराब है, इसने क्या बनाना चाहिए जिसमें ज्यादा अच्छा है। अच्छा सवाल ये है कि सर ऐसा क्यों होता है कि ये कंट्री दोनों चीज में खराबी है और कंट्री दोनों चीज में अच्छी है। इसको बोला जाता है एक्सोजीनस फैक्टर। एक्सोजीनस फैक्टर यानी नेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए आपके। बेसिकली ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जो पूरे के पूरे आपके कंट्री को गवर्न करते हैं। ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। समझ में आया कि सर कंडीशन ये थी कि दो कमोडिटी ए और बी दोनों ही अच्छे से बना रहा है और ये दोनों कमोडिटी खराब बना रहा है। तो ऐसे समय रिकार्डो साहब ने बोला कि स्टिल हो सकता है ट्रेड जिसमें तू ज्यादा अच्छा है तू वो प्रोड्यूस कर, यूज कर और एक्सपोर्ट कर। जिसमें तू कम अच्छा है, जिसमें तू कम खराब है, सॉरी द एब्सोल्यूट कॉस्ट डिसएडवांटेज इज लोअर, जिसमें तू कम खराब है तू वो प्रोड्यूस कर, खुद भी यूज कर और एक्सपोर्ट कर। देयर विल बी अ गेन इन इंटरनेशनल ट्रेड। एग्जैक्टली मोमेंट उतना ही होता है। पर प्रैक्टिकली तो सर वो भी कंट्री दोनों ही बनाना प्रेफर करेगी। नहीं, रिसोर्सेस लिमिटेड है ना। मेरे पास एक बात बता, अपन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास दिन के 10 घंटे टीचिंग के लिए 10 घंटे हैं। तो ऐसे समय में अगर 10 घंटे एफएम इको और फाउंडेशन पढ़ाता रहूँ ये बेटर है, या एक सब्जेक्ट जो मेरे को एसएम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मुझे कम अच्छे से आता है, ठीक है, वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाऊँ, बाकी चीज़ें भी पढ़ाऊँ। मैं कंपेयर कर रहा हूँ एक नए कॉम्पिटिटर से, एक नाइव पर्सन से जो बिल्कुल नया नवेला है मार्केट में। उसके कंपेरिजन में मेरा एफएम इको भी बेस्ट है, उसके कंपेरिजन में मेरा एसएम भी अच्छा है। और अगर इसकी बात करूँ तो एफएम में बहुत ही घटिया है और इसका एसएम ठीक ठाक है। तो ऐसे समय मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास भी तो रिसोर्सेस लिमिटेड है, अनलिमिटेड टाइम अनलिमिटेड रिसोर्सेस नहीं है, तो मुझे मेरे रिसोर्सेस वहाँ डाइवर्ट करने चाहिए जिसमें मैं अच्छा हूँ, और इसके पास रिसोर्सेस बच रहे इसने वो रिसोर्सेस डाइवर्ट करना चाहिए जिसमें इसका नुकसान कम है, एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इज लेस। रजित क्लियर है? चलिए पढ़ लीजिए थ्योरी। डेविड रिकार्डो डेवलप्ड हिज क्लासिकल थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज व्हिच स्टेट दैट इवन इफ वन नेशन इज लेस एफिशिएंट देन द अदर नेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द कमोडिटीज स्टिल, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्टिल मतलब गारंटी नहीं है पर हो सकता है, द फर्स्ट नेशन शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ द कमोडिटी इन विच एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इज स्मॉलर। ये वाली कंट्री को उन्होंने फर्स्ट नेशन बोला, इस कंट्री ने वो बनाना चाहिए जिसमें इसका नुकसान कम है, स्मॉलर, एंड इंपोर्ट द कमोडिटी। अब इसने कौन सी कमोडिटी इंपोर्ट करनी चाहिए जिसमें इसका नुकसान ज्यादा था। कंपैरेटिव एडवांटेज डिफरेंस बिटवीन नेशन इज एक्सप्लेन बाय एंडो एक्सोजीनस फैक्टर विच कुड बी ड्यू टू डिफरेंस इन नेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। हो सकता है सर मेरी कंट्री के नेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स इतने अच्छे हैं लाइक इंडिया कि मैं दोनों कमोडिटी अच्छे से कम कॉस्ट में प्रोड्यूस कर सकता हूँ। हो सकता है दूसरी कंट्री पाकिस्तान है, वहाँ पे कोई भी कमोडिटी इजीली अच्छे से एफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। समझा कह रहे? नाउ 1/10 ऑफ द चैप्टर इज डन। 1/10 हुआ सर? हाँ सर 1/10 हुआ अभी, 102 क्वेश्चन है। What is mean by factor endowment? Factor endowment means availability of productive resources। है भाई, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ ही है। What do you mean by factor endowment in the theory of international trade? So factor endowment means availability of usable resources और availability of यूजेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोल सकते हो। पढ़ते हैं आगे। एक्चुअली क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 12, वहाँ पे और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। 10, 11, 12 सब एक ही लाइन में चलने वाले क्वेश्चन हैं। What is meaning of factor endowment in theory of international trade? Factor endowment refers to the availability of usable resources including both natural and man-made means of production
इन शॉर्ट मेरी कंट्री में जो लेबर है, मेरी कंट्री में जो कैपिटल है, मेरी कंट्री में जो रॉ मटेरियल है, दैट इज माई फैक्टर एंडाउमेंट। दूसरी कंट्री के पास जो लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल है, वो उसका फैक्टर एंडाउमेंट है। बात समझ में आ रही है? It states that comparative cost advantage in it states that the comparative advantage in cost of production is explained exclusively by difference in factor endowment and international trade occurs because different country have different factor endowment। तो ये पढ़ के तो कुछ समझ भी नहीं आया होगा। ये क्या कह रहे हैं? दो कंट्रीज है, कंट्री ए एंड कंट्री बी। कंट्री ए इज हैविंग सम फैक्टर एंडाउमेंट, यानी कि इसके पास लेबर ज्यादा है, बहुत ज्यादा लेबर है पर कैपिटल कम है, लाइक इंडिया। कंट्री बी के अंदर कैपिटल बहुत ज्यादा है पर लेबर बहुत कम है, लाइक यूएस। तो इसका फैक्टर एंडाउमेंट क्या है? ज्यादा कैपिटल कम लेबर। इसका क्या है? ज्यादा लेबर कम कैपिटल। अब ये बोल रहे हैं अब इनके बीच में इंटरनेशनल ट्रेड होगा, और रीजन क्या था? बिकॉज ऑफ फैक्टर एंडाउमेंट। ये कंट्री के पास लेबर कम है तो ये लेबर इंटेंसिव गुड मांगेगी मुझसे, और मैं दूंगा क्योंकि मेरे पास अबैंडेंस में है। मेरे पास कैपिटल कम है, ये कंट्री मुझको कैपिटल गुड्स देगी क्योंकि इसके पास कैपिटल ज्यादा है। तो हमारे बीच में इंटरनेशनल ट्रेड क्यों हुआ? हमारे बीच में इंटरनेशनल ट्रेड इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ डिफरेंट फैक्टर एंडाउमेंट। डिड यू गेट दिस पार्ट? एक बार वापस पढ़ते हैं। फैक्टर एंडाउमेंट मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ यूजेबल रिसोर्सेस विच कैन बी मैनमेड और विच कैन बी नेचुरल। पर मैनमेड का मतलब क्या होता है? कैपिटल, और नेचुरल का मतलब होता है लेबर। सो दो कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड में आएगी क्योंकि दोनों का फैक्टर एंडाउमेंट अलग है। अगर मान लो ये ही कंट्री और ये दोनों कंट्री के अंदर सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल और लेबर है, इसके पास भी सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल लेबर है, तो इनको एक दूसरे की जरूरत नहीं है। आगे जाके और क्लियर होने वाला है। What is the crux of HO theory? Heckscher-Ohlin theory। Heckscher-Ohlin theory मतलब वही फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी। HO theory मतलब फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी होता है। So HO theory क्या बोलती है? See, both the country, there are two country, both the country have different factor endowment. Now both the countries will be engaged in international trade. Country India will produce that commodity which requires extensive use of abundant resources, यानी कि सर जो रिसोर्सेस मेरे पास भयंकर क्वांटिटी में अवेलेबल है मैं वो बनाऊंगा। कंट्री यूएस विल प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट दैट कमोडिटी विच रिक्वायर्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ अबैंडेंट रिसोर्सेस। कौन सा? कैपिटल। कंट्री इंडिया विल इंपोर्ट दैट कमोडिटी विच रिक्वायर्स द यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। सर बहुत सिंपल है, दो कंट्री है, दोनों का फैक्टर एंडाउमेंट अलग है, यानी कि सर प्रोडक्टिव फैक्टर्स अलग है दोनों के पास। इसके पास लैंड और कैपिटल और लेबर का रेशियो अलग है, इसके पास कैपिटल और लेबर का रेशियो अलग है। अब इनके बीच में ट्रेड क्यों होगा? फैक्टर एंडाउमेंट के कारण। तो अब बताया कैसे? ये कंट्री वो वाले गुड्स बनाएगी जिसका इसके पास रिसोर्सेस ज्यादा है। इंडिया में लेबर इंटेंसिव गुड्स बनेंगे। यूएस अगर लेबर इंटेंसिव गुड बनाने गया तो उसको महंगा पड़ेगा क्योंकि उसके पास लेबर कम है। सिमिलरली मैं अगर कैपिटल गुड्स बनाने गया, कैपिटल इंटेंसिव गुड, तो मेरे पास महंगा पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कैपिटल गुड्स कम है, मेरे पास कैपिटल कम है। तो मैं क्या करूंगा? अपने लेबर गुड्स इसको दूंगा और इसके कैपिटल गुड्स मेरे पास से लूंगा। समझ में आया आपको? सो अब इन दो कंट्री के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड क्यों? एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज के कारण नहीं, कंपेरेटिव एडवांटेज के कारण नहीं, मर्केटिलिस्ट अप्रोच के कारण नहीं, फैक्टर एंडाउमेंट के कारण। दोनों कंट्री के अंदर एंडाउमेंट अलग है फैक्टर्स का, इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है। इसके कारण ना फैक्टर प्राइस इक्वलाइज हो जाते हैं। सर इसका मतलब क्या है? आगे की कहानी बता रहा हूँ। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम भी कवर करवा देता हूँ। फैक्टर प्राइस में क्या होता है? सर देखो, मेरे यहाँ लेबर ज़्यादा है इसलिए लेबर का रेट कम है, मेरे यहाँ कैपिटल कम है इसलिए कैपिटल का रेट ज़्यादा है। यूएस के अंदर उल्टा हो रहा है, कैपिटल कम नहीं ज़्यादा है तो उसका रेट कम है, और लेबर कम है तो उसका रेट ज़्यादा है। ठीक है, इंडिया में लेबर सस्ता, यहाँ पे कैपिटल सस्ता। अब मैं क्या करूंगा? मेरा लेबर इंटेंसिव गुड इसको दूंगा, ठीक है, और ये क्या करेगा? इसके कैपिटल इंटेंसिव गुड मुझे देगा। तो मेरे यहाँ देखना, मुझे कैपिटल गुड्स की डिमांड थी तो वो बाहर से फुलफिल हो रही है, यानी अब डिमांड कम हो रही है क्योंकि भैया डिमांड फुलफिल होते जा रही है, डिमांड कम हो रही है तो ऑटोमेटिकली मेरा जो कैपिटल महंगा था वो सस्ता होते जाएगा, और मेरा लेबर महंगा होते जाएगा क्योंकि ये दूसरी कंट्री में जा रहा है। अब ये मेरी दूसरी कंट्री में जा रहा है, इसकी डिमांड बढ़ गई है लेबर गुड्स की। सिमिलरली यूएस में क्या होगा? कैपिटल सस्ता था, इंडिया कैपिटल मांग रहा है तो इसका कैपिटल का प्राइस बढ़ जाएगा, और इसका लेबर, यहाँ पे लेबर की जरूरत ही नहीं है तो लेबर का प्राइस कम होता जाएगा। तो क्या हुआ? अल्टीमेटली दोनों कंट्रीज के अंदर ना फैक्टर्स का प्राइस इक्वलाइज हो गया। अब मैं रीड करूंगा, पहले मैंने सिर्फ क्रक्स समझाया है। सरप्लस फैक्टर्स का एक्सचेंज करते हैं। सरप्लस फैक्टर जो अपने पास है वो अपन प्रोड्यूस करते हैं, या सरप्लस फैक्टर जो है अपने पास उससे गुड्स बना के एक्सचेंज करते हैं उसका। चलिए पढ़ते हैं वापस से। मैं क्वेश्चन नंबर
10, 11, 12 एक साथ पढ़ने वाला. What is mean by factor endowment? Factor endowment means availability of usable resources, both man-made and natural resources. Different country have different factor endowment, and that's why country engage in international trade. What is the crux of Heckscher-Ohlin theory? Heckscher-Ohlin theory का crux यही है, जो resources आपके पास abundance में है वो produce करो, export करो, जो scarce में है वो import करो. Heckscher-Ohlin theory, Heckscher-Ohlin trade theorem established that a country tend to specialize in export a commodity whose production requires extensive use of abundant resources and imports the commodity whose production requires intensive use of scarce resources. जो तेरे पास कम है resources वो import कर, जो ज़्यादा है उससे बना और export कर. ललितपुर से भोपाल ट्रेन चली डायरेक्टली, तो सर कौन सी बड़ी बात है. 3 साल की बच्ची को कोई किडनैप करने की कोशिश कर रहा था उसको पकड़ने के लिए, और पकड़ा गया वो किडनैपर. ये बहुत क्राइम हो रहा है यार देश में, सुधरता ही नहीं देश अपना. कब सुधरेगा देश में. नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फैक्टर प्राइस इक्विलाइजेशन. मैंने बता दिया दोनों कंट्री में. पहले इंडिया में लेबर सस्ता था, कैपिटल महंगा था. यूएस में उल्टा था, लेकिन अल्टीमेटली इंटरनेशनल ट्रेड करने के कारण सबका फैक्टर प्राइस इक्वलाइज हो गया. फैक्टर प्राइस. और मैं तुम्हें इसकी आगे की भी कहानी सुनाता हूँ. जब इनपुट यानी लेबर इंडिया में महंगा हो गया और कैपिटल सस्ता हो गया, ठीक है, यूएस के अंदर कैपिटल महंगा हो गया और लेबर सस्ता हो गया. क्यों? क्योंकि फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम हो गई. फैक्टर प्राइस इक्वलाइज हो गए सर दोनों जगह. जब इनपुट का प्राइस इक्वलाइज हो जाता है ना, ऑटोमेटिकली आउटपुट का भी प्राइस इक्वलाइज हो जाता है. इंडिया के अंदर पहले कैपिटल गुड्स महंगे पड़ रहे थे, पर कैपिटल सस्ता मिल रहा था अपने को, तो कैपिटल गुड्स भी सस्ता मिलना चालू हो गए. तो क्या होता है, अल्टीमेटली जब इनपुट सस्ता हो जाता है तो आउटपुट भी सस्ता होना चालू हो जाता है. द फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम सेज दैट इंटरनेशनल ट्रेड टेंड्स टू इक्वलाइज द फैक्टर प्राइस बिटवीन द ट्रेडिंग नेशन. क्या बोल रहे हैं? फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम ये बोलती है कि दोनों कंट्री के बीच में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस थे यानी लेबर और कैपिटल के प्राइस वो सेम हो जाएंगे. इट सेज दैट इफ द प्राइस ऑफ आउटपुट ऑफ द गुड्स आर इक्वलाइज बिटवीन countries engaged in free trade, then the price of the input will also equalize. This implies that the wages and rent meet across the world with free trade. इसका मतलब क्या है सर? आउटपुट भी सेम प्राइस पे ट्रेड करेगा. इंडिया में कैपिटल गुड्स भी वही रेट में मिलेंगे जो यूएस में मिल रहे हैं. इंडिया में लेबर गुड्स भी वही रेट में मिलेंगे जो यूएस में मिल रहा है. सब इक्वलाइज हो जाएगा. अगर ये सारी चीज़ आउटपुट इक्वलाइज हो गया, इनपुट भी इक्वलाइज हो जाएगा, और आप वर्ल्ड में कहीं भी जाओ आपको गुड सेम रेट पर मिलने वाले. इन शॉर्ट दे आर सेइंग इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ रीजनल ट्रेड. अब भैया तू इंडिया में कहीं भी कोई भी एरिया में जाते को गुड्स का प्राइस लगभग सेम ही मिलता है, तो ये बोल रहे हैं वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, अल्टीमेटली सब जगह सेम प्राइस हो जाएगा. मिर्ज़ापुर देखने के बाद तो मेरा पुलिस से विश्वास ही उठ चुका है. पर्टिकुलर रीजन की कोई तो भी दिखाया है उन्होंने इस तरीके से. पुलिस, दबंगाई, नेताओं पे से विश्वास उठ चुका है. ट्रस्ट इश्यूज होते हैं. एवरेज हो रहा है, एवरेजिंग आउट हो रहा है. प्राइजेस का एवरेजिंग आउट हो रहा है. तो थियरी समझ में आई क्या? तुम अपनी लैंग्वेज में लिखने गए तो लिख सकते हो, कोई इशू नहीं जाएगा तुम्हें. बढ़े आगे. तो 3 क्वेश्चन बैक टू बैक याद रखियो. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक्सप्लेन द फॉलोइंग एलिमेंट इंडिविजुअली एज एन अंडरलाइनिंग रीजन
दैट एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन नेशन। मतलब क्या है सर, आपको एक एक फैक्टर को इंडिविजुअली कंसिडर करके बताना है कि ये फैक्टर अगर फेवरेबल होगा तो इसका क्या इम्पैक्ट है, एडवर्स होगा तो क्या इम्पैक्ट है। एग्ज़ाम तो होगी ना, मना तो किया ही नहीं ना उन्होंने। एग्ज़ाम तो होनी है, मना तो कर ही नहीं रहे अब वो। अब क्यों तुम टेंशन ले रहे हो भैया। देख, एटलीस्ट तेरा आर्टिकलशिप का मीटर तो चालू है। एग्जाम आगे भी जा रही तो इतना टेंशन तेरे को लेने की जरूरत है, तेरी आर्टिकलशिप तो चालू है। जिनकी चालू नहीं उनको तो बड़ा ही लफड़ा है, उनको बहुत ही टेंशन है। तो तू तो इन्जॉय कर थोड़ा सा ये पार्ट, यानी कि जो चीज़ तू कंट्रोल नहीं कर सकता एटलीस्ट इन्जॉय इट। क्या टेंटेटिव डेट दे दी? क्या डेट? टेंटेटिव क्या डेट? कुछ आया क्या नोटिफिकेशन? भाई मैं मेरे को बहुत लेट पता चलता है। इसलिए मैं चाहता हूँ ये कंप्लीट करके रख लो। इन लोगों का खरा नहीं, एटलीस्ट अपना तो कुछ हो। हाँ भाई, हमको भी बताओ, फॉरवर्ड हमको भी करो। हमको मालूम नहीं भाई कौन सी नोटिफिकेशन कब क्या किसको आ रही है। आइए, क्वेश्चन दिखने में डरावना है लेकिन इससे इजी और कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। सर यहाँ पे क्या बोला है हमने, अलग अलग, यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स दिए हैं, एक एक फैक्टर को कंसिडर करके बताओ। तो ठीक है, एक पढ़ेंगे देखो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग एलिमेंट इंडिविजुअली एज एन अंडरलाइनिंग रीजन दैट एक्सप्लेन्स द डिफरेंस अमॉन्ग द नेशन। अभी थोड़ी देर पहले अपने थियरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज देखा था, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर नेशन दोनों कमोडिटी अच्छे से प्रोड्यूस कर रहा था और दूसरा नेशन दोनों कमोडिटी खराब तरीके से प्रोड्यूस कर रहा था। जब इंक्वायर करने पर हमने पूछा तो रीजन ये आया कि दोनों ये एक्सोजिनस फैक्टर है, यानी कि सर ये नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है। तो हम वही जानना चाहते हैं मतलब क्या है। इमेजिन करो, एक कंट्री इंडिया और एक कंट्री पाकिस्तान। अब बात करते हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी की। इंडिया जैसी कंट्री में कंपैरेटिवली डोमेस्टिक इकोनॉमी अपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जब भी आपकी कंट्री की डोमेस्टिक इकोनॉमी स्ट्रांग, कंपिटिटिव, ओपन और लिबरल रहेगी, ऑब्वियसली आपके यहाँ गुड्स सस्ते में प्रोड्यूस होंगे। पर रिवर्स में हैपन अगर आपकी कंट्री लिबरल नहीं है तो। पढ़िए, द मोर कॉम्पिटिटिव the more competition there is in the domestic economy, the more productive and competitive the domestic firm are likely to be abroad, and the higher value added productivity and country's prosperity। तो आपको इन शॉर्ट बहुत जेनरिक टर्म्स में, बहुत जनरल लाइन में एक्सप्लेन करना है कि भाई अगर आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी कॉम्पिटेंट है, स्ट्रांग है, कॉम्पिटिटिव है, तो आपकी कंट्री के पास ये फैक्टर्स एक फेवरेबल फैक्टर की तरह ट्रीट करेगा, अदरवाइज आपकी कंट्री का नुकसान होगा। नेक्स्ट है इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन का मतलब है आपकी कंट्री कितना ओपन है चीज़ों को लेके। तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है, उनके यहाँ लेबर लॉज तो मान लो अच्छे है ही नहीं, पर ह्यूमन राइट्स भी सही नहीं है। अगर आप गल्फ कंट्री में जाओ, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बहुत ज़्यादा होता है, उनके यहाँ ह्यूमन राइट्स को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। तो आप कितना ओपन है चीज़ों के लिए, आप कितना रिसेप्टिव है, उस पर भी डिपेंड करेगा। लाइक इंडिया, इंडिया इज रिसेप्टिव फॉर न्यू थिंग्स। अरे हाँ या ना, ग्रुप पर डाला है, एक बार पढ़ के देखो सर, फर्स्ट रीडिंग में समझ नहीं आ रहा बोलना क्या चाहते हैं। सर मुझे आपके बारे में बाद में पता चला, बट आपके सीए फाउंडेशन के पास पे देख रहा हूँ। थैंक यू, लर्न समथिंग न्यू। एटलीस्ट नाम ओरिजिनल डालता कि तेरी तारीफ करूँ, मैं थैंक यू बोलूँ तो तेरा नाम लेकर बोल पाऊँ। ये आज का नोटिफिकेशन है क्या? 26 अक्टूबर, होस्टिंग ऑफ डिटेल ऑफ अलॉटमेंट ऑफ अस।
अब वो अपने एंगल से कितना रेलेवेंट है ये पता नहीं, बट एनीवेज एग्ज़ाम तो होनी ही है। हाँ, नहीं कुछ नाम है जैसे किरण, प्रांजल, संतोष, ये दोनों यूज़ कर लेते हैं। अक्टूबर एग्ज़ाम कहाँ लिखा है वहाँ पे? अक्टूबर एग्ज़ाम मतलब क्या है? मैंने भी बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर से पढ़ा क्या? अक्टूबर एग्ज़ाम का है। ये अपना है कि किसका है? भाई छोड़ो, इसे इग्नोर करो, मुझे आइडिया नहीं है इसका। ये अक्टूबर एग्ज़ाम, ये और भी बहुत सारी एग्ज़ाम लेता है आईसीआई, ये अपना है या किसका है पता नहीं। ये अपना नहीं होगा, अपना होता तो 50 बार पहले तो नए टीचर्स की वीडियो आगे होते। नहीं, अपना नहीं होगा। पता चल जाएगा। इंटरनलाइजेशन, openness for international economic activity increases a country's economic performance. Export led competitiveness is often associated with growth orientation in the domestic economy. Higher integration with the international economy result in more productive resources allocation and higher standard of living. In short, internalization में आपको openness बताना पड़ेगा इकोनॉमी की। More you are open and receptive towards new thing, resources and innovation, more your country will prosper. गवर्नमेंट का क्या बताएंगे भैया? मिर्ज़ापुर टाइप की गवर्नमेंट हुई तो भैया बस बर्बाद ही है आपका देश। और अगर अच्छी गवर्नमेंट जो कोई भी स्टेट में देखने को मिलती नहीं है अपने को आजकल खास करके, तो अच्छी गवर्नमेंट रही तो ऑब्वियसली ग्रो करेगा। डायरेक्ट स्टेट इंटरवेंशन in business activity are minimized. Government policy concentrate on creating competitive environment for enterprise and on providing macroeconomic and social condition that is predictable, thus minimizing the external risk of economic activity. It is flexible in adapting. कहने की बात यह है कि भैया हम धंधा तो अच्छे से चला लेंगे, हम इंटरनेशनल ट्रेड अच्छे से कर लेंगे, पर गवर्नमेंट ने भी अपनी पॉलिसीज फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करना चाहिए। जैसे राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट रहता है हमेशा, वैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और बार बार नए नए रेजिम्स नहीं लाने चाहिए। और ये भी उन्होंने गवर्नमेंट ने बताना चाहिए कि देयर वोंट बी एनी मैक्रो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। तो स्टेबलाइजेशन का काम गवर्नमेंट अच्छे से करेगी तो इकोनॉमी के अंदर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा। फाइनेंस, भैया फाइनेंस अगर आपके पास है काफ़ी ज़्यादा प्लस चीपर रेट पर आपको फाइनेंस मिल रहा है, देन योर कंट्री विल प्रॉस्पर। अगर आपकी कंट्री के पास ही पैसा नहीं है एंड यू आर चार्जिंग अ हायर रेट, देन यू वोंट ग्रो। इसमें एक वर्ड बोला जाता है स्प्रेड। स्प्रेड बहुत नैरो होना चाहिए। नैरो मतलब क्या है सर? बहुत कम मार्जिन होना चाहिए बाइंग एंड लेंडिंग रेट में। पढ़ते हैं आगे। अ वेल डेवलप्ड इंटरनेशनली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सेक्टर इन अ कंट्री supports its international competitiveness. The efficiency of the financial sector is best measured by the narrowness of spread. यानी कि सर बाइंग और लेंडिंग रेट जितना कम से कम हो इनके बीच में डिफरेंस, उतना ज़्यादा आपकी कंट्री ग्रो करेगी। अगर एक्सचेंज रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बाइंग और सेलिंग के, तो भैया कंट्री नुकसान हो जाएगा, कंट्री का नुकसान होगा, कोई आना नहीं चाहेगा। यानी तुम 60 में खरीद रहे हो 70 में बेच रहे हो, इतना बड़ा ब्रॉड स्प्रेड कोई नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा। अच्छा, अब आईसीआई कुछ दिन बाद ये बोलेगी तुम सेंटर ढूंढ लो, मैं ड्रीम 11 की टीम बनाता हूँ। नहीं तो तुम ही बोलोगे आईसीआई को एक काम कर लो तुम जाके, मैं ये काम कर लेता हूँ तुम्हारा सेंटर्स वगैरह का, तुम टीम बनाओ ड्रीम 11 पर, और कुछ तो है ही नहीं अब। बेटा अब मैं आगे का रीड नहीं करने वाला। रीज़न है दे आर सेइंग वेरी जेनरिक पॉइंट्स, बहुत जनरल पॉइंट्स बोल रहे हैं। गवर्नमेंट स्टेबल है, फाइनेंस अच्छा है, फाइनेंशियल आर्किटेक्चर अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, मैनेजमेंट का स्किल, एजुकेशन उनका अगर अच्छा है,
स्किल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, क्वालिटी ऑफ पीपल, लिटरेसी, अडेप्टिवनेस यानी कि सर झगड़ालू लोग नहीं होने चाहिए, लैंग्वेज बैरियर, अगर ये सारी चीज़ें, एजुकेशन, स्किलफुलनेस, ये सारी चीज़ें हैं, योर कंट्री विल ग्रो, अदरवाइज योर कंट्री विल नॉट ग्रो इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बात समझ में? हमारे आज भी होता है कि पीट देते हैं भैया, कोई बाहर से कंपनी आई ना, बाहर से कंपनी आई, सबसे पहले तो प्रोटेस्ट होता है। मेरे ख्याल से अगर मान लो कोई भी कंट्री को इंडिया में इन्वेस्ट करना रहता होगा ना 2025 में, तो 2023 में ही वो सबसे पहले अपना प्लांट लेकर आएंगे, एक छोटा सा एक फैक्ट्री डालेंगे, क्योंकि 1-2 साल तो प्रोटेस्ट ही चलना है। 1-2 साल प्रोटेस्ट चलेगा, उसके बाद गवर्नमेंट सब भुला देगी, भुलवा देगी। देखो इंडिया में कोई भी चीज़ ज़्यादा टाइम गर्म नहीं रहती, ठंडी पड़ जाती है बातें, ठीक है। 3-3.5 महीने सुशांत सिंह राजपूत ने न्यूज़ का फुटेज खाया चला गया, अभी गायब करवा दिया उसको, उसकी न्यूज़ गायब कर दी। नहीं तो पहले सुबह शाम रिया चक्रवर्ती करते रहते थे। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया में तो बड़े अजीब चीज़ है भैया, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ पीपल भी बहुत घटिया है। इंडिया में लोग बहुत घटिया है, मैं तुमको पहले ही बता दूँ। 2-3 एट्रीब्यूट्स है, पैसा डुबाना, अपना पैसा किसी को नहीं देना, और दबंगाई करना। ये चीज़ इंडिया में बहुत कॉमन है। तो कोई भी कंपनी आती है ना एफडीआई लेकर, तो सबसे पहले तो भैया लठ लेकर लोग खड़े हो जाते हैं उसको मारने के लिए। हाँ होता है, ठीक है। उसके एमडी, मैनेजर, सीईओ का पुतला जलाते हैं। बस चले तो यूपी बिहार में उनको भी जला देते हैं सच में। फिर क्या होता है, कंपनी टस से मस नहीं होती, कंपनी हिलती नहीं, अपनी प्रॉपर्टी का नुकसान होने देती है, तोड़फोड़ होने देती है। मतलब दिस इंडियंस आर समटाइम दे एक्ट लाइक zombies, कि इंटरनेशनल कंपनी क्या करती है उनको पता है ये मतलब अपन कितना भी अच्छा काम करें, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल रीज़न के कारण ऐसा वैसा कर देंगे। तो सबसे पहले वो एक जाल फेंकते हैं, ठीक है। 1-1.5 महीना चलने दे प्रोटेस्ट, बदनामी होने दे कंपनी की, गिरने दे, स्टॉक प्राइस गिरते हैं गिरने दे, कोई बात नहीं, ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद लोग भूल आ जाएंगे, अपन अपना ऑपरेशन चालू कर देंगे। इंडिया में बहुत लफड़े हैं यार। क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम क्या होना है एग्ज़ाम का। मैं तो, तुम क्या रोगे, मैं रो दूंगा अगर एग्ज़ाम कैंसिल हुई तो। सी माई थिंग्स आर रियली गोइंग गुड फाइनेंशियली, बट नाउ आई एम लिटरली बोर्ड टीचिंग सेम स्टफ। मतलब कितना मार्जिनल इंप्रूवमेंट हो रहा है, बस हार्डली। अब ये 16 लेक्चर्स ले रहा हूँ मैं आपके, क्या इंप्रूवमेंट हुआ? अलग तरीके से मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ ये सारी चीज़, जस्ट अ मार्जिनल इंप्रूवमेंट। तो कोई फ़ायदा नहीं है। इतने टाइम में एक नया कोर्स रिकॉर्ड हो गया होता मेरा। जैसे पबजी वापस आ रहा, बढ़िया, सही बात है। एटलीस्ट सीए स्टूडेंट को पबजी तो दे दो। स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन ऑलवेज इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंट्री। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? सब्सटेंशिएट योर आंसर। सर ऐसी फिरकी ली ना इस क्वेश्चन में, स्पेशलाइजेशन के बारे में बोला है, तुम समझ ही नहीं पाओगे कि ये कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप बोलोगे यस यस यस, स्पेशलाइजेशन विल इम्प्रूव एफिशिएंसी, वेरी गुड नाइस, मस्त, ओपी ओपी करते रहोगे तुम, वो जो करते रहते हो पबजी के अंदर। बेस्ट है सर, एकदम मस्त, एकदम। आपने बोला एफिशिएंसी बढ़ गई, हो गया, अपना देश सुधर जाएगा। ये थियरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज की बात कर रहे हैं कि वन कंट्री इज हैविंग एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज ओवर प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर एंड दस कंट्री विल ग्रो। भैया ये यहाँ पर इन्होंने स्पेशलाइजेशन के बारे में जेनरिक टर्म नहीं पूछा कि हाँ भैया तुम्हारे यहाँ के लेबर अगर स्पेशलाइज हो जाएंगी तो कंट्री ग्रो करेगी क्या? ऑब्वियसली इट विल ग्रो, बट दे वांटेड टू आस्क द थियरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। रीड दिस: स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन ऑलवेज इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंट्री एंड विल टेक प्लेस, increase the prosperity of country will take place if each of the two country can produce one commodity at absolutely lower production cost than another country. The country will specialize in the production and export of the commodity in which it has a absolute cost advantage. Also in the theory of comparative, अब दूसरा उन्होंने साथ ही साथ comparative cost advantage भी डाल दिया। तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन की बात कर ही नहीं रहे थे, वो बात कर रहे थे theory of comparative advantage and theory of absolute cost advantage. Also in the theory of comparative cost advantage, it is stated that international trade will take place and other country will be still benefited if they specialize in the production of the commodity in which comparative disadvantage is lesser. तो सर उन्होंने थियरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज और थियरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज बोला स्पेशलाइजेशन के नाम पे, क्योंकि थियरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज बोलो या थियरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज बोलो, ये दोनों थियरी के पीछे रीजन क्या है? स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, बस स्पेशलाइजेशन पे ही बेस्ड है। तो उन्होंने पूछा स्पेशलाइजेशन, पूछना था उन्हें दो थियरी के बारे में नहीं।
इको में थियोरी सबकी याद है, बहुत मुश्किल है, कोई ना कोई किसी को क्रिटिसाइज ही कर देता है जो प्रीवियस थियोरी में। हाँ, बात यह है कि याद करना मुश्किल तो है, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो है अपने सिलेबस में, तो अपने को करना ही पड़ेगा। ये पता नहीं है बुक माई शो वाला मेरे को टिकट काय को टिकट खरीद लो बोलता रहता है, नहीं खरीदने भाई, कहाँ जा सकता हूँ मैं बाहर, एक बात बता, बाहर जा नहीं सकता, टिकट खरीद लो बोलता है। साहब क्वेश्चन नंबर 15 में नहीं पढ़ाने वाला, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर 11, 12 और 13 का मिक्सचर है। 11, 12, 13 ना, नहीं 10, 11, 12, 10, 11, 12, ये थियोरी को मिक्स करके, तीन क्वेश्चन को मिक्स करके क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। इसमें फैक्टर एंडाउमेंट के बारे में बोला है, एचओ थियोरी बोला है, और एंड में इन्होंने बोला है प्राइस भी इक्वलाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। और यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बताया इन्होंने कि भैया दो कंट्री है, दोनों कंट्री के पास डिफरेंट फैक्टर एंडाउमेंट है, फैक्टर एंडाउमेंट क्या होता है ये बताया। फिर एचओ थ्योरी का क्रक्स बता दिया इन्होंने कि जो रिसोर्सेज हमारे पास ज़्यादा हैं हम वो प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट दूसरे गुड्स का करेंगे, सिमिलरली दूसरी कंट्री का भी बताया। और ये क्यों होता है, मेनली इन्होंने बताया है कि इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ पर इस बार इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ फैक्टर एंडाउमेंट। तो इससे पहले की जो थियरी थी, थियरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज एंड थियरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज, ये जो दो थियरी थी ना, ये दोनों की दोनों थियरी लेबर को ही कंसिडर करती थी। एचओ थियरी एक मॉडर्न थियरी है, ये फैक्टर एंडाउमेंट को कंसिडर करती है। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज और कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज बोलती थी तुम्हारी कंट्री का लेबर स्पेशलाइज है, इसलिए तुम कमोडिटी अच्छे से आसानी से सस्ते में बना रहे हो। ये वाला बोलता है नहीं नहीं, स्पेशलाइजेशन की बात नहीं है, हमारे पास वो ज़्यादा है इसलिए सस्ते में बन रहा है। स्पेशलाइज नहीं सर, गवार के गवार ही हमारे लेबर अभी भी, पर हमारे पास लेबर बहुत ज़्यादा है इसलिए हम सस्ते में बेच पाते लेबर ओरिएंटेड गुड्स। ठीक है, अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 भी पढ़ लो आप, अभी ही पढ़ लो, बाद में समय तो कभी आना नहीं है। इतनी लेंथ लिखने की ज़रूरत नहीं है आंसर की, वैसे तो क्वेश्चन पूछा नहीं है आज तक, पर आगे पूछ ले, कोई गारंटी भी नहीं है। आज 33 गिव अवे किए, फाइनली डिस्पैच किए, अभी भी 9 बाकी हैं तो इनकी टेस्ट होने वाली है। आप लोगों को भी रखने का सोच रहा हूँ मैं, कुछ ना कुछ। थ्री टायर आर्किटेक्चर का यूज़ हो रहा किया तो सर्च किए होंगे, नहीं समझा। थ्री टायर आर्किटेक्चर का यूज़ हो रहा कहीं तो सर्च किए होंगे, मतलब नहीं समझा है। अच्छा, वैसे नहीं, मैंने बुक माई शो इसलिए डाउनलोड किया था क्योंकि एक बंदा है उसकी यूट्यूब पर ऐड आती है, प्रवीण वाडलेकर ऐसा कुछ तो भी है, वो पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर बहुत अच्छे से बोलता है, यानी कि उसका तुम 10 या 20 सेकंड का जो ऐड रहता है ना, देखा होगा तुमने। नहीं देखता हूँ ना मैडम, आराम से लिखा है मैंने, मेरी डायरी में लिखा है, मेरी डायरी में लिख रखा है मैंने, कैपिटल फ्लाइट। देख लेंगे यार क्या है कैपिटल फ्लाइट। क्रोनोलॉजी के हिसाब से जा रहा हूँ, प्रायोरिटी के बेसिस पे नहीं गया मैं। हाँ लिखा है सबसे लास्ट में ही लिखा है कैपिटल फ्लाइट। क्या है एक पॉइंट आया था कैपिटल फ्लाइट का,
जिसका मीनिंग बताया था ना, रैपिड मूवमेंट इन कैपिटल। खैर, तो प्रवीण करके एक वो पब्लिक स्पीकर है, ठीक है, यानी मास को कैसे एड्रेस करना चाहिए वो बताता है। तो उसकी एडवर्टीजमेंट आ रही थी, तो उसके लिए बुक करना था। तो बुक माई ऑनलाइन शो डॉट कॉम था, तो मेरे को लगा बुक माई ऑनलाइन शो डॉट कॉम, मेरे को बाद में पता चला, तब तक मैंने बुक माई शो डाउनलोड कर लिया। मैंने बोला बुक माई शो के थ्रू पेमेंट करूँ, किसी लिंक के थ्रू पेमेंट नहीं करता मैं कभी भी। तो फिर बाद में देखा वहाँ तो ये शो है ही नहीं, फिर बाद में देखा बुक माई ऑनलाइन शो ऐसा करके कुछ तो भी था, फिर मैंने नहीं किया वो। अच्छा है वो बंदा, बहुत अच्छा बोलता है, प्रवीण, सुनना उसका नाम। और टेड एक्स में भी बहुत बार आ चुका है वो, टेड टॉक्स, टेड एक्स क्या है वो, सब में आता रहता है वो। तो बोलता बहुत मस्त है वो, एम्फोसिस बहुत अच्छा देता है वर्ड पे। चलिए, ये क्वेश्चन तोड़ क्वेश्चन है, यूनिट भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला यूनिट तो बहुत ज़्यादा इजी है। अब आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड मॉडर्न थियरी। मेरी बात सुनते जाओ बस। क्लासिकल थियरी टोटली लेबर एफिशिएंसी बेस्ड थी, मॉडर्न थियरी फैक्टर एंडाउमेंट पर बेस्ड है। यहाँ पर बोला जाता था कि स्पेशलाइजेशन के कारण इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, एक कंट्री के पास एक गुड्स बनाने में स्पेशलाइजेशन था। यहाँ पर बोला जाता है कि नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ यूजेबल रिसोर्सेस, यानी कि सर फैक्टर एंडाउमेंट के कारण डिफरेंस है। यहाँ पे सिर्फ लेबर को प्रायोरिटी दी जाती थी, यहाँ पे लेबर और कैपिटल को प्रायोरिटी दी जाती है। क्लासिकल थियरीज के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड बहुत बड़ी बात होती थी। यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड इज कंसिडर्ड जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ रीजनल ट्रेड। क्या वर्ड यूज़ किया उन्होंने, एक्सटेंशन ऑफ इंटर रीजनल ट्रेड। जैसे महाराष्ट्र और गुजरात ट्रेड करते हैं, उसी तरीके से इंडिया और यूएस ट्रेड कर रहा है, ऐसा ये थियरी बोलती है। और ये लोग बोलते थे कि भैया नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड इज समथिंग डिस्टिंक्ट। तो ये डिफरेंस है इनके। यस, पैसा मिलता है उस पर बोलने का भी। मेरे को तो बनने का एक दिन ऐसा भयंकर सक्सेसफुल, और बोलने के पैसे मिले, आज भी बोलने के ही पैसे मिलते हैं, और क्या है। नॉट स्टॉक मार्केट का, जनरल बात करते हैं लोग वहाँ पे। ऑडियंस कहाँ से लाते हैं, मेरे को ये नहीं समझ में आता। सही है यार, पहले ना वो 400 रुपये देते थे एक शो पे बैठने के, शो भी बहुत लंबा चलता था। अब तो मैं बिल्कुल टाइम इज़ मनी को मैं लिटरली समझ चुका हूँ, लिटरल सेंस में आई अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टाइम इज़ मनी। मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसे कोर्सेस हैं ना जिनका ऑफर आते हैं कि ये भी ले लो वो भी ले लो, ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म एंड अदर अकेडमीज में को आते हैं, मुझे रिजेक्ट करना पड़ता है कि नहीं टाइम नहीं है बोल के। क्योंकि ये भी तो एक सीड है जो आज मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, ऑल्दो अभी फ्री में है, लेकिन इसका टोटल कन्वर्जन पेन ड्राइव में हो जाता है स्टूडेंट्स का। यानी जब से मैंने स्टार्ट किया है, आई सोल्ड मोर देन 100 पेन ड्राइव बिकॉज ऑफ दिस, मोर देन 100, उससे भी ज़्यादा चली गई। वो भी ऐसे ऑफ सीजन में जब मैं ऑलरेडी सेल कर चुका था 1-1.5 हज़ार, उसके बाद भी 100 निकाली मैंने। इट्स अ बिग नंबर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो अभी मेरे को लिटरली समझ में आता टाइम इज़ मनी। तो वही सोच रहा था, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर वीकर हो गए, या फिर ऐसे शो रिकॉर्ड होते हैं, कपिल शर्मा शो वगैरह जब होता था, तभी ऑडियंस कहाँ से आ जाती, फुकड़ बैठने आ जाती थी। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो मेरे को इंडियन आइडल और क्या था रे वो टैलेंट दिखाने वाला कोई शो था, उसके अंदर जो टैलेंट दिखाते थे ना ऑडिशन के टाइम पे, वो सबसे भारी लगता था, सबसे भारी लगता था। क्या नाम है, सावधान इंडिया नहीं, कुछ सावधान इंडिया नहीं था वो, कुछ अलग ही था वो, किरण खेर, वो क्या नाम है उसका, वो डायरेक्टर क्या है, वो करण जौहर बैठा रहता था, इंडियाज गॉट टैलेंट। हाँ, इंडियाज गॉट टैलेंट सावधान इंडिया एक ही बराबर है। दोनों चीज़ें सावधान रहता है बच्चा। ये पढ़ो अब आप लोग, ये पढ़ो। लास्ट वाला पॉइंट छोड़ देना, बाकी सारे पॉइंट देख लो, एंड यू विल रियलाइज कि सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं बार बार। यू विल रियलाइज सेम चीज़ रिपीट कर रहे हो। उस क्वेश्चन को कम से कम 3 स्टार मार्क करो, आउट ऑफ 5 अगर देन तो 4 स्टार दे दो इसको, क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। उन्होंने वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं ना, उन्होंने मना किया था कि हमें पहले पढ़ने दो। मैंने पढ़ने के लिए टाइम दिया, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, याद भी कर लो।
तो बस आधा घंटा और लेना है मैंने, मेरा मेजर चंक तो कवर हो गया आज का। यूनिट 2 एंड यूनिट 3 आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, रियली इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, कर लेंगे, सह लेंगे। और हो जाए तो बता देना बच्चे, हो जाए तो पेज नंबर 12 पे आ जाना। अच्छा, मेरे को एक चीज़ पूछनी थी, कितने लोगों को इसका A3 साइज़ के चार्ट चाहिए? आप जितने लोग हैं उतने ही बता दो, मेरे को समझ में आ जाएगा। A3 साइज़ का चार्ट चाहिए, वॉल चार्ट चाहिए? A3 साइज़ का चार्ट चाहिए, वॉल चार्ट चाहिए आपको? यानी जो चार्ट्स है मेरे उसका। A4 में अगर नहीं चाहिए तो फिर, हाँ विकास आ गया, तो मेरे पास आइदर ऑफ टू, वैसे तो दोनों कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा क्या चलेगा, पहले वो करवाता हूँ वॉल चार्ट। एक्चुअली वॉल चार्ट मेरे को इसलिए पर्सनली पसंद नहीं कि वो स्टूडेंट एग्ज़ाम सेंटर पे कैसे लेकर जा सकता है, फिर मैं सोचता हूँ एग्ज़ाम सेंटर पे इतना क्या पड़ेगा वैसे भी। जैकमा का एंट ग्रुप है जो, वो $34.5 बिलियन का आईपीओ रेस कर रहा है। $34.5 बिलियन, वर्ल्ड्स बिगेस्ट आईपीओ। वॉल बोल रहे हैं, मेरा भी 2 चैप्टर बाकी है, बस क्वेश्चन बैंक देख कर एक बार पढ़ रहा हूँ। हाँ वो भी अच्छा है। तो वॉल चार्ट ठीक है, मैं सेट निकाल देता हूँ वॉल चार्ट का, अच्छा रहेगा। क्या रे, तुम्हारे जेरोक्स का क्या रेट चल रहा है वैसे? हाँ रेल का भी आ रहा, आज डिक्लेयर हुआ। अमीर पार्टी है तू, तेरी गर्लफ्रेंड एयर होस्टेस है, लाके देती होगी यूएस से उठा के सस्ते में। सबकी किस्मत तेरे जैसी थोड़ी होती है, हमें तो वही कागज़ पे लिखना पड़ता है आज भी। कहाँ तू सोचता हमारा भला? ऐसा नहीं कि सर को एक आईपैड गिफ्ट कर दिया, ले लो सर, आपको बार बार ये बुक में देखना पड़ता है, कितनी तकलीफ होती है आपको। ब्राइट डल कलर, यहाँ डल कलर या ब्राइट कलर है स्क्रीन पे, तो कभी मेरा दर्द तो समझा नहीं तुमने? नहीं। 5 रुपये, अच्छा 100 रुपये में हो गया। अच्छा हाँ भी ठीक है, फिर तो 100 रुपये तक अगर मैं विद डिलीवरी अगर तुमको निकलवा के दे दूँ तो अच्छा ही है तुम लोगों के लिए। और तू तो ऑफिस जाता है ना बे, तेरे को कौन सा रंजीत, तेरे को क्या लग रहा है, जाके जेरोक्स मार लेने का सीधा उसके पास जाके, क्या पता चल रहा है उसको? सीए बनने के बाद ये सबने वादे किए हैं मुझसे, लेकिन आईसीएस सीए बना ही नहीं रही बच्चों को, पोट्टे वहीं अटके हुए हैं अभी तक। ये हो गया चैप्टर, ये यूनिट हो गया आपका, तो मैं आगे बढ़ूँ। आधे घंटे में को दूसरा यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट करना है। अच्छा वर्क फ्रॉम होम है, वर्क फ्रॉम होम यानी कि नेगेटिव में एफिशिएंसी रहती है लोगों की। मैंने देख लिया वर्क फ्रॉम होम की कहानी। आइए जी इंटरनेशनल ट्रेड पे आ जाइए, इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट पे, सॉरी इंटरनेशनल ट्रेड तो चल ही रहा है। इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट पेज नंबर 12 के लास्ट में एकदम दे रखा है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेन कैपिटल। बेटा 4 टाइप के फॉरेन कैपिटल होते हैं। पहला आता है फॉरेन एड एंड असिस्टेंस, जिसके अंदर सबसे पहले आपको यूनिलैटरल एड, सॉरी अनटाइड एड, टाइड एड, वॉलेंट्री ट्रांसफर और मल्टीलैटरल एड मिलता है। सो अपन वापस से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेन कैपिटल, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बोरोइंग एज अ टाइप ऑफ फॉरेन कैपिटल। तो सबसे पहला है इंटरनेशनल फॉरेन, या इंटरनेशनल बोलो या फिर फॉरेन एड एंड असिस्टेंस। इसके अंदर आता है टाइड एड, टाइड एड यानी कि किसी स्पेसिफिक पर्पज स्पेसिफिक कॉज के लिए दिया जाता है। अनटाइड एड, उस पर कोई स्पेसिफिक पर्पज या स्पेसिफिक कॉज के लिए खर्च करना, ऐसी कंडीशन अटैच नहीं रहती। देन वॉलेंट्री ट्रांसफर, कई बार अपन किसी कंट्री को वॉलेंट्रली पैसा दे देते हैं, उसको आवश्यकता रहती है तो। वॉलेंट्री मतलब ऐसे नहीं मुंह उठा के दे दिया, उसने मांगा अपने से और अपन ने विदाउट एनीथिंग रिटर्न उसको पैसा दे दिया। और एक आता है मल्टीलैटरल एड फ्रॉम मेनी गवर्नमेंट हु पूल फंड टू आईएमएफ वर्ल्ड बैंक, ऐसा। तो यह होता है सर मल्टीलैटरल एड, बहुत जगह से पैसा आता है। जनरली जब नेचुरल कैलामिटीज़ वगैरह होती है तब आता है पैसा। फॉरेन एड एंड असिस्टेंस, सर एड एंड असिस्टेंस यानी सहायता, आर्थिक सहायता करी जाती है आपकी। तो राजस्थान में बढ़िया।
सही है, एकदम सही है। है नरेश, है 8 बजे की क्लास है। सो पहला वाला पार्ट कवर किया, फॉरेन एड एंड असिस्टेंस, इसमें आता है टाइड एड विद स्ट्रिक्ट मैंडेट्स रिगार्डिंग द यूज ऑफ मनी, अनटाइड एड, वॉलंटरी ट्रांसफर, मल्टीलैटरल एड। फिर आता है बोरोइंग्स। पहली कैटेगरी के अंदर 4 टाइप। दूसरी कैटेगरी बोरोइंग्स। बोरोइंग्स के अंदर देखो, बोरोइंग्स कहाँ से हो सकते हैं? डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट लोन हो सकते हैं। मेरी गवर्नमेंट ने जापानीज गवर्नमेंट से लोन लिया। लोन फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, सर ये देखो, ये बोरिंग यानी कि इसको लौटाना है। ये एड एंड असिस्टेंस है सर, ये सहायता, ये वापस नहीं मांगी जाएगी। तो पैसा तो इससे भी आ रहा है, 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 चारों प्रकार से पैसा आ रहा है, लेकिन ये एड एंड असिस्टेंस, ये पैसा लौटाने की जरूरत नहीं है, ये बोरोइंग है। तो देखो यहाँ पर जो मैं कई बार मल्टीलैटरल एड मिलता है वर्ल्ड बैंक से भी, और कई बार तुम्हें बोरोइंग्स मिलती है वर्ल्ड बैंक से भी, तो ये लौटाना है, ये लौटाने की जरूरत नहीं है। तो चाइना बोल रहा हूँ, पाकिस्तान इसी पे तो जिंदा है, अभी भी पाकिस्तान इसी पे जिंदा है। बोरिंग्स, डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट लोन, भाई दूसरी गवर्नमेंट से मैंने पैसा ले लिया। लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल बॉडी, सॉफ्ट लोन यानी कि डेवलपमेंट लोन होते हैं, बेसिकली 100 साल की, 50 साल की इसका रीपेमेंट पीरियड रहता है। 100 साल तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, 50 साल तक होगा। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, इंडिया से पैसा ना बोरो करते हुए मैंने कोई यूएस के बैंक से पैसा लिया। एंड ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटी, सर उधारी पर सामान लेकर आया है, ये भी एक तरह से बोरिंग ही है। तो इसके अंदर भी 4-5 प्रकार आ जाते हैं। पहला है डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट लोन, लोन फ्रॉम इंटरनेशनल बॉडीज, देन देयर इज सॉफ्ट लोन, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, एंड द लास्ट वन इज ट्रेड क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार से आ सकती है, एक आती है FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा आता है FII जिसको FPI भी बोला जाता है, हम यहाँ पर FPI बोलेंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यहाँ पैसा आता है, यहाँ रियल प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट होने के लिए पैसा आता है। यहाँ स्टॉक्स, वेंचर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज में पैसा लगता है, यहाँ पे रियल असेट्स में पैसा लगने के लिए आता है। एंड लास्ट वन इज डिपॉजिट फ्रॉम NRIs, तो जितने भी अपने पंजाब वाले कनाडा में गए हैं वो लोग भी पैसा भेजते हैं, तो उसको भी अपन इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट बोलते हैं। तो 4 प्रकार आ गए इसके अंदर। सबसे पहला फॉरेन एड एंड असिस्टेंस, टाइड एड, अनटाइड एड, मल्टीलैटरल एड एंड वॉलंटरी ट्रांसफर। उसके बाद आता है बोरिंग, डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट लोन, लोन फ्रॉम इंटरनेशनल बॉडीज, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, सॉफ्ट लोन एंड ट्रेड क्रेडिट। फिर उसके बाद आता है फॉरेन कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट, इन्वेस्टमेंट के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो, एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसको FPI और FII भी बोला जाता है। एंड द लास्ट वन इज डिपॉजिट फ्रॉम NRIs। ये सब देख लो, ये एक सिंगल क्वेश्चन है। बढ़े आगे। डिफाइन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे क्या होता है? रेसिडेंट ऑफ होम कंट्री, यूएस का बंदा, इन्वेस्ट इन एसेट्स एंड ओनरशिप ऑफ होस्ट कंट्री। रेसिडेंट ऑफ होम कंट्री इन्वेस्ट इन एसेट एंड ओनरशिप ऑफ होस्ट कंट्री in order to get 3 things, OCNM, ओनरशिप, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। टिपिकली 10% से ज़्यादा आप उस कंट्री में इन्वेस्ट कर देते हो, उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, देन आप क्वालिफाई हो जाते हो FDI के लिए। अभी मैंने रिसेंटली चेक किया, जियो और रिलायंस की एक डील हुई, आप गूगल पे चेक करिए, जियो और रिलायंस की जो डील हुई है रिसेंटली, जो इन्वेस्ट किया है, जियो रिलायंस एक ही, फेसबुक और जियो की जो डील हुई है, तो फेसबुक ने जो इन्वेस्ट किया है, आप चेक करिए उसका परसेंटेज चेक करिए, उसका परसेंटेज चेक करिए एक बार गूगल पे जाके।
जियो रिलायंस नहीं, फेसबुक और जियो, वही रिलायंस। 9.99। रीज़न क्या था? 10% से कम रखना था उसको। वो FPI बताना चाहता है खुद को, FDI नहीं बनना चाहता वो। FDI नहीं बनना चाहता क्योंकि FDI जब आता है ना तो उसको परमानेंट कैपिटल माना जाता है। ये इसने थोड़ा हिंट दिखा है, स्पेकुलेटिव कैपिटल है, तो रिलायंस कभी धपाड़ से गिर भी सकता है किसी दिन इसने पैसा निकाला तो। 9.99%। 10 नहीं होने दिया सर उसने, 10 नहीं होने दिया। हाँ FII है, वही FII FPI एक ही बात है। FII ने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एक ही बात है। पोर्टफोलियो में मल्टीपल जगह लगा देते हैं वो पैसा, वो भी फॉर्म रहती है, ये भी फॉर्म रहता है। तो FII बोलो FPI बोलो लगभग एक ही हैं दोनों। गेम तो होएगा ना हो भैया, गेम तो अच्छा है। Define foreign direct investment. FDI is the process in which resident of home country acquires ownership and asset in host country. Such moment involves OC&M. मैंने यही बताया सर, यहाँ पर ओनरशिप, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में चाहिए इनको हिस्सेदारी। अब ये अगर मैं बात करूँ फेसबुक से, ना ही इसको ओनरशिप चाहिए, 10% में ओनरशिप थोड़ी आएगी, ना ही इसको कंट्रोल चाहिए मुकेश भाई पे, मुक्कू भाई पे, ना ही इसको मैनेजमेंट चलाना है। तो ये कोई OCM के इंटेंशन से नहीं आता है। अच्छा, एक बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर मान लो अगर इसने 9.99% लिया है और अगले साल 1% और ले लेगा ना, ऑटोमेटिकली FPI या फिर इसका FII कन्वर्ट हो जाएगा FDI में। ये एक बहुत पिक्युलर कैरेक्टरिस्टिक है। ये अर्लियर इसका इंटेंशन कुछ और था, 10% से कम था, तो 10 से ज़्यादा कर दिया इसने, तो भैया ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा ये FDI के अंदर। P का देता कहाँ से मिलता? चलो, एन्यूमरेट द कंपोनेंट ऑफ FDI। तो FDI के माध्यम बता रहे हैं। सबसे पहले इक्विटी इन्वेस्टमेंट, दूसरा है री इन्वेस्टेड अर्निंग, तीसरा है अदर कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इंटर कंपनी लोन बिटवीन डायरेक्ट इन्वेस्टर एंड एफिलिएट एंटरप्राइज। तो ये FDI के कंपोनेंट्स है, ये भी क्वेश्चन सेपरेटली पूछा जा सकता है। इक्विटी कैपिटल, री इन्वेस्टेड अर्निंग एंड अदर कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इंटर कंपनी लोन। ईजी है ये यूनिट, ईजी है, पर पर्पसली उठाया मैंने ईजी यूनिट। कल यूनिट 2 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा। 5 का ऐसा गारंटी देना सही तो नहीं है, 5 हो जाएगा। बाप रे, नहीं 2 नहीं होगा कल, बड़ा है ये चैप्टर, काफ़ी बड़ा है, 102 क्वेश्चन है। चलो अच्छा है भाई, मैं तो CA बन गया हूँ। ठीक है, 3 कंपोनेंट है, इक्विटी, री इन्वेस्टेड अर्निंग एंड अदर कैपिटल। डिस्टिंग्विश बिटवीन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड कॉन्ग्लोमरेट। बहुत सिंपल है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड कॉन्ग्लोमरेट आप ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं। ये ऑलरेडी आप एक बार पढ़ चुके हैं, शायद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप इसको आप एक बार पढ़ चुके हैं। हॉरिजॉन्टल कब होता है? जब सेम वैल्यू चेन, होम कंट्री में वही प्रोडक्ट, होस्ट कंट्री में वही प्रोडक्ट। वर्टिकल में क्या होता है? सेम प्रोडक्ट नहीं है बट सेम वैल्यू चेन को बिलोंग करता है। वहाँ पे कार बनाता था, यहाँ पे चैसी और टायर बना रहा हो, तो सेम प्रोडक्ट तो नहीं है पर सेम वैल्यू चेन में, कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट भी नहीं बोल सकते, उसका कंपोनेंट है बोल सकते हैं। एंड लास्ट वन इज कॉन्ग्लोमरेट। सर एकदम डाइवर्सिफाइड, भलता ही प्रोडक्ट बना रहा है, इसे पढ़ लीजिए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज सेट टू टेक प्लेस व्हेन the investor established the same type of business operation in a foreign country as it operates in home country. Vertical में देख लो, different from investors main activity yet in some way supplement its major activity। सर किसी ना किसी तरीके से उसको supplement करेगा। एंड लास्ट वन देखना, कॉन्ग्लोमरेट में यहाँ पर मैंने बोल रखा है कि टोटली अनरिलेटेड प्रोडक्ट रहता है। What do you mean by foreign portfolio investment? So foreign portfolio investment is basically when resident of home country invest in, इस बार असेट और ओनरशिप में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, इस बार वो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है।
when they invest in financial securities or securities of host country with an intention of speculative or with the intention of speculative return, ठीक है, या फिर अप्रिसिएशन इन कैपिटल, उनको सिर्फ कैपिटल से बढ़ के मतलब है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन ओनरशिप, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, टिपिकली इट इज लेस देन 10%, 10% से कम इन्वेस्ट किया है आपने, आप एफपीआई में क्वालिफाई हो गए. Foreign portfolio investment is the flow of financial capital rather than real capital and does not involve OCM on the part of investor. Example of foreign portfolio investment are deposit of fund in an Indian or a British bank by Italian company or the purchase of bond of blah blah blah. तो बहुत सिंपल है सर, यहाँ पर फिर से पैसा लगा रहे हैं, होस्ट कंट्री वाला, होम कंट्री वाला रेसिडेंट होस्ट कंट्री में पैसा लगा रहा है, बट इस बार वो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में पैसा लगा रहा है, सो OCM से कोई मतलब नहीं है. फोर्थ चैप्टर की वेटेज 4 से 6 मार्क्स नहीं है, 10 मार्क्स तक आएगा, 10 से 12 मार्क्स. उसके अंदर से जो 2 यूनिट है उसको तुम थोड़ा सा एक्सक्लूड कर सकते हो, यूनिट 2 और यूनिट 3 को, बाकी तो पढ़ो ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा, एफडीआई ओपन करने के माध्यम कौन से, व्हाट आर द रूट्स टू ओपन एफडीआई. सबसे पहला तो बहुत सिंपल है, ओपनिंग अ सब्सिडरी और एसोसिएट. एक अपनी सब्सिडरी ओपन कर लो, जैसे कि Hyundai है, Hyundai ने Hyundai इंडिया ओपन कर दिया. इक्विटी इंजेक्शन जो मोस्टली कंपनी करती, इक्विटी बाय करना चालू कर देती. अक्वायरिंग अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, किसी भी प्रकार से कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अक्वायर कर लिया जाए. मर्जर्स एंड एक्विजिशन, मर्ज कर लो कोई छोटी कंपनी, बड़ी मछली खा लेगी छोटी मछली को. जेवी फॉर्म करेंगे, या फिर ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट. ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है मेरा आज तक नामो निशान नहीं था उस पर्टिकुलर कंट्री में, आज मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ एकदम फ्रेश स्टार्ट, तो इसको बोला जाएगा ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट. सर हरी घास वाली इन्वेस्टमेंट. प्रैक्टिकल 2-3 क्वेश्चन आते हैं वो मैंने करवा दिए, आपका प्रैक्टिकल मैराथन में मैंने करवा दिया. फ्रॉम 1 नवंबर आपका टाइमिंग भी शिफ्ट हो जाएगा मॉर्निंग में. मैं शाम को काम ही नहीं करने वाला, आई एम गोइंग टू एंजॉय माई लाइफ फॉर नेक्स्ट 20-30 डेज, जब तक आपकी एग्जाम नहीं होती. उसके बाद कॉस्ट FM दोनों एक साथ पढ़ाना है, सो मैं तब तक मज़ा करेगा. सुबह सुबह आपकी क्लास ले लूँगा. सबसे पहले अनअकैडमी ख़त्म किया, आपकी क्लास ली, एक दिन ऑल्टरनेट डे आया करो, एक दिन तुम्हारा एक दिन फाउंडेशन का, बस कह सकते हैं, अभी तक कोई नामो निशान है नहीं. पर क्या है ना, अपने यहाँ एफडीआई आता है, जब भी एफडीआई आता है मैं आपको बताऊँ, वो 100% अलाउ नहीं करते ना. अगर 100% अलाउ नहीं किए तो किसी के साथ आना पड़ता है, और किसी के साथ आना मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक टेंट हो जाते हैं. तो वो ग्रीन फील्ड में आएगा या मर्जर में आएगा, मर्जर भी नहीं बोल सकते उसको, जेवी बोल सकते हैं, पता नहीं किस में क्वालिफाई होगा वो. जनरली जैसे वॉलमार्ट आया था तो उसको भारती लेकर आया था, भारती एयरटेल वाला लेकर आया था वॉलमार्ट को इंडिया में, क्योंकि तब सेक्टोरियल कंडीशन अलाउ नहीं करती थी 100% एफडीआई, तो किसी के साथ आना पड़ता है उसको. अभी देखो ना, मोस्टली इंश्योरेंस कंपनी क्या है, भारती, एक्सा, मैक्स, बूपा, फ्यूचर जनरली, तो एक काउंटर पार्ट इनका फॉरेन है. क्या भाई फैज़ान, आज जल्दी आ गया, 8 बजे बराबर आ जाइयो. ठीक है, तो याद करो, ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट रूट ऑफ सिक्योरिंग एफडीआई. इट्स वेरी सिंपल. सबसे पहले आप कोई एसोसिएट ओपन कर लो या सब्सिडी ओपन कर लो, फिर उसके बाद सर इक्विटी इंजेक्शंस, मर्जर एंड एक्विजिशन, अक्वायरिंग कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, जॉइंट वेंचर. व्हाट इज मेंट बाय ऑटोमेटिक रूट. सो बेसिकली फॉर एफडीआई देयर आर 2 रूट्स, वन इज automatic route and another one is approval route. Approval route is also called as government route. So under automatic route you don't require any permission either from government or from RBI. You can directly, if your sectorial condition is allowing you, directly आओ काम चालू करो. But in case of approved route और government route आपको FIPB की permission लेनी पड़ती है, Foreign Investment Promotion Board, वो नहीं है आपके सिलेबस में. FIPB नहीं. Automatic route is a route where no prior approval of government of RBI to Indian company for foreign direct investment. What are the reason for speculative nature of foreign portfolio investment? सर ये ना, मतलब इसको समझो, ये आता है
स्पेकुलेटिव रिटर्न लेता है और रातों रात छोड़ के भी चला जाता है। अभी एक वर्ड है ऐसे लोगों के लिए, ठीक है, ऐसे प्ले बॉय टाइप के नेचर वाले लोगों के लिए एक वर्ड है, वो वर्ड मैं यूज़ नहीं कर सकता, पर ये सर बिल्कुल वैसा नेचर है। आता है, काम होता है, निकल जाता है सर। ये बड़ा अजीब चीज़ है इसकी। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को कभी भी कोई भी कंट्री ना सपोर्ट नहीं करती। इसलिए आप देखो गवर्नमेंट ने MSS स्कीम लेकर है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, कि भैया ऐसे रातों रात पैसा आता है, रातों रात पैसा चले जाता है, हमें पता ही नहीं चलता ये पैसा हमारे लिए है, या आंधी की तरह आता है, तूफान की तरह चला जाता है। स्पेकुलेटिव नेचर है इनका, काम एक ही है, रेम्यूनरेटिव गेन लेके निकल जाने का। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुरंत अपना कैपिटल शिफ्ट कर देते एक जगह से दूसरी जगह। अरे ऐसे लोगों का कोई ईमान ही नहीं है, इसलिए भैया बड़ा स्पेकुलेटिव नेचर है सर इनका। हाँ ना, पब्लिक को क्या, किसी को पता ही नहीं चलता। गवर्नमेंट बोलते साला अभी तो आया था पैसा 1 महीने पहले, अभी निकल भी गया। पढ़िए, portfolio investor might invest and may often shift their capital and change their with change in their prospects. Once investor confidence is shaken, such capital has a tendency to steadily shift from one country to another country. सर ये उड़ता पंजाब है सर, ये वो इधर से उधर, उधर से इधर उड़ता ही रहता है। ऑल्सो इट डज नॉट एम एट क्रिएटिंग कैपिटल एसेट। सर इनको रुकना ही नहीं है, ये ऐसे हैं, इनके पाव में टायर लगे हुए इनके, सर उड़ते ही रहते हैं, नहीं कंधों पर पंख लगे हुए उड़ते ही रहते हैं। देयरफॉर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आर एक्सपेक्टेड टू बी स्पेकुलेटिव। सर कभी भी आते कभी भी निकल जाते, कोई ईमान नहीं, कोई धर्म नहीं, इधर से उधर, उधर से इधर शिफ्ट होते रहते हैं। मतलब क्या है ना, कंपनी अगर ग्रो भी कर रही है, MRF, लेट से MRF है, MRF ग्रो कर रही है 10% से, फिर अगले साल 8% से, फिर 6% से, ये बोलेंगे ग्रो कर रही है पर मजा नहीं आ रहा, चलो निकालो पैसा। हमारे जैसे भोले इन्वेस्टर समझ ही नहीं पाते रातों रात इतना पैसा क्यों चला गया, और धड़ाम से कंपनी गिर जाती है कुछ टाइम के लिए, फिर रोते बैठते हैं अपन। पता नहीं, प्रॉफिट होना मांगता उनको, बाकी इकोनॉमी का कुछ नहीं देना। बराबर है, वही तो। FDI की मैनेजर से सेटिंग करवा रहा, क्या करें भैया। FDI से नहीं, FPI वाले से होनी चाहिए अपनी, कहाँ पैसा लगाने वाले हैं ना। वाई इंडिया डिस्करेज FDI इन अर्ली स्टेज। तो ये एक जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइन दे रखी है इन्होंने, इंडिया डिस्करेज FDI बिकॉज देयर इज अ पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। बोला जाता था इम्पोर्ट मत करो, इम्पोर्ट के सब्सटीट्यूट इंडिजिनस गुड यूज करो, इसलिए FDI को आने नहीं देते थे। एक्सटेंसिव कंट्रोल एंड सिलेक्टिव पॉलिसी, बहुत कम पॉलिसी और उसमें भी कंट्रोल बहुत ज़्यादा था। तो ये 3 रीजन के कारण FDI डिस्करेज थी अपनी कंट्री में। हमारी कंट्री में तो कुछ भी चलता है, मेरा देश महान है ना आखिरकार। कठिन है मेरे देश की हालत, कब ठीक होगी पता नहीं, सब बिके हुए हैं। पढ़ो भैया, सबसे पहले तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी थी कि भाई इंपोर्टेड गुड्स नहीं लाना, उसका सब्सटीट्यूट यूज़ करना, ठीक है। तुझे पूमा के शूज़ नहीं मिल रहा, पामा के पहन, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट पहन। एक्सटेंसिव कंट्रोल, ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल लगाते थे। एंड सिलेक्टिव पॉलिसी, यानी बहुत कम पॉलिसी थी जो प्रमोट करती थी इन चीज़ों को। 1991 तो भाई ब्रेक थ्रू था अपनी लाइफ में, इंडियन इकोनॉमी की लाइफ में। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ FPI, बता दिया यार मैंने। सबसे पहले ये क्या करते हैं, ये फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट करते हैं रेम्यूनरेटिव रिटर्न के लिए। सर ये इनके कंधों पर पंख लगे रहते हैं, इसलिए एक कैपिटल से दूसरे कैपिटल, एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर शिफ्ट करते रहते हैं। इनको कोई कंट्रोल एक्सरसाइज करने में मज़ा नहीं सर, ये कंट्रोल नहीं लगाते, ये आते हैं जा छू के चले जाते हैं। कोई कमिटमेंट नहीं है सर, इनका रिश्ता कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप ही नहीं है। चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक बोला जाता है ना, ये वो भी नहीं है, ये शाम तक ही चलते हैं बस। ये इनका फिक्स है, भैया रिटर्न मिला मैं निकला। और ये कैपिटल मार्केट में पैसा लगाते हैं, ये रियल प्लांट एंड मशीनरी में पैसा नहीं लगाते, इसलिए इसको रियल इन्वेस्टमेंट भी नहीं बोलते कभी कभी। नाम का लोकल फॉर वोकल, खुद का घाटा करवाकर दूसरों को प्रमोट करता आत्मदेश। देश का नुकसान करते नहीं रहा, खुद का थोड़ी नुकसान करते हैं। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, तू 1 करोड़ रुपए साल का कमा रहा है, 10 करोड़ कमा रहा है,
1,000 करोड़ कमा रहा है, 10,000 करोड़ कमा रहा है, ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। 1 करोड़ कमाने वाला इंसान और 10 करोड़ कमाने वाले में चलो उनकी लाइफस्टाइल में फ़र्क देखने को मिलेगा, पर जब तुम 10 करोड़ के ऊपर क्रॉस कर लेते ना, वो पैसा सिर्फ तुम्हारा एसेट की तरफ बैलेंस से बढ़ता जाता है और कुछ होता ही नहीं है उसके अंदर। सो ये 100 करोड़, 1,000 करोड़, 10,000 करोड़ इतनी प्रॉपर्टी लेके रखते हैं ब्लैक में, क्या फ़ायदा इसका? मुझे एक बात बताओ, उसको तो खर्च भी नहीं कर सकते इज्जत से। बराबर 5-10 करोड़ तक का बंदा बनने का साल का, उसके ऊपर नहीं जाने का, उसके ऊपर जाके कुछ नहीं है। कितना करेगा? और ये जो काला पैसा है तो खर्च भी नहीं होता है अपने से, कहाँ खर्च करेंगे? इसको फंड दो, उसको फंड दो, रातों की नींद उड़ाओ, हर छोटी न्यूज़ पे ध्यान दो, नेता बनो, पॉलिटिशियन बनो, इसको खिलाओ, उसको खिलाओ, जान की दग दग, बच्चों की सेफ्टी गई, मतलब होंगे तुम्हारे भी ऑब्वियसली। बस टारगेट रखो टाइम वैल्यू के हिसाब से 5 करोड़, और जब तक तुम सीए बन जाओगे तब तक 10 करोड़ का टारगेट। मेरे को लाइफ में 10 करोड़ पर ईयर वाला इंसान बनना है मैक्सिमम, इससे ऊपर तो जाने का ही नहीं। इसके ऊपर तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी, पुराने लोग पीछे हट जाएंगे। 10 करोड़ भी बहुत होता भाई, मजाक नहीं कर रहा मैं। 1 करोड़ भी बहुत हो जाता है, लेकिन फिर तुम्हें लगेगा ज़्यादा ही छोटे ड्रीम नहीं देखने चाहिए। 1 करोड़ छोटा ड्रीम नहीं है बेटा। कैल्सी शर्माता है कई बार, कैल्सी सच में शर्मा जाता है इतना इतना अमाउंट लेने पे। 78 डिस्क्राइब द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सर एफडीआई काहे आना चाहती है? सर ये यूएस का फिरंगी हमारे देश में काहे आना चाहता है? सर सबसे पहली चीज इंटरडिपेंडेंस। वो हम पे, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम, क्या है वो गाना था गोविंदा का, हम तुम पे मरते हैं तुम हम पे मरते हो, ठीक है, ऐसा कुछ गाना था। तो उसी तरीके से इंटरडिपेंडेंस है सर, अपनी बहुत हाई इंटरडिपेंडेंस है। यानी कि मैं तुझ पे डिपेंडेंट हूँ, तू मुझ पे डिपेंडेंट है। मैं तेरे ऊपर सेल्स के लिए डिपेंडेंट हूँ, तू मुझ पे परचेज के लिए डिपेंडेंट है। चल इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हैं, मैं तेरी कंट्री में आकर ही प्रोडक्शन करेगा। इंटरडिपेंडेंस है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सर इंडिया में अकेले में जब मैं कोई गुड्स पर्टिकुलर प्रोड्यूस करता था, लिमिटेड नेक्सस था मेरा सर, लिमिटेड क्या बोल सकते हैं, मेरा मार्केट था, तो मैं बहुत लिमिटेड परचेज करता था। पर अब मैं अगर एक्सपोर्ट करूंगा तो इंडियन मार्केट के साथ वर्ल्ड मार्केट भी एक्सप्लोर करूंगा, ज़्यादा प्रोड्यूस करूंगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय करूंगा, चीपर रेट पे रॉ मटेरियल मिलेगा। डिज़ायर टू कंट्रोल, कई बार मैं दूसरी कंट्री पे कंट्रोल करना चाहता हूँ, इसलिए भी किया जाता है सर, जैसे सिटी बैंक कर रही थी। डिज़ायर टू कंट्रोल आईपीआर, कई बार एक छोटी कंट्री के अंदर एक बहुत अच्छा आईपीआर रहता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मुझे उसको अक्वायर करना है। तो भैया कई बार मैं डायरेक्टली उसको ऐसे अक्वायर नहीं कर सकता, मैं अपनी जेवी फॉर्म करता हूँ, जेवी नहीं फॉर्म करूँगा, मैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट करूँगा या सब्सिडरी फॉर्म करूँगा, अक्वायर करूँगा। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, मेरे पास जो स्पेयर कैपेसिटी है, मेरे पास इतना इंटेलेक्चुअल, मेरे पास जो इतने एसेट्स हैं, उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज करना। पेनिट्रेशन, टू एंटर इनटू सर्टन न्यू मार्केट। इंडिया के अंदर हर कोई क्यों आने के लिए मरता है भैया? 1/6 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हमने ही दबा के रखी हुई है। कब ये 20 और कब ये 25% चली जाएगी पता नहीं, इसलिए इंडियन मार्केट बहुत अच्छा है। लेबर कॉस्ट एडवांटेज, सर सस्ती लेबर इंडिया में आपको मिलती है, बीपीओ, देन केपीओ भी आ गया, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे रीज़न हैं कि एफडीआई कंट्री के अंदर आना चाहती है। क्या क्या रीज़न है सर? और भी लिख सकते हो, इंटरडिपेंडेंस है, कॉस्ट एडवांटेज उठाना है अपने को, लेबर कॉस्ट एडवांटेज, इकोनॉमीज ऑफ स्केल चाहिए, डिज़ायर टू कंट्रोल आईपीआर, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, टू यूटिलाइज द स्पेयर कैपेसिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं। पेनिट्रेशन, आज ज़्यादा आवाज़ नहीं है इन लोगों की। चलिए मैं 10 मिनट में छोड़ दूंगा आपको। आज ना, आज आवाज़ कम कर रहे हैं ना, बराबर है। चलिए नेक्स्ट 10 मिनट में छोड़ देता हूँ।
व्हाट आर द फैक्टर इन होस्ट कंट्री दैट डिस्करेज इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। सर ऐसे क्या, ऐसे फैक्टर्स बताओ, 8-10 फैक्टर बताओ जिसके कारण कोई दूसरी कंट्री अपने एफडीआई नहीं करना चाहती, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे रीज़न है, मैंने जस्ट एक क्लासीफाई करके रखा है। जनरल रीज़न में क्या आ सकता है सर? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, नेता हमेशा मुंह फाड़ के बैठा हुआ रहता है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, अरे वाह, ये तो देश के रत्न है हमारे, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। स्मॉल साइज ऑफ मार्केट विद लैक ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल, ये इंडियन केस में एप्लीकेबल नहीं है बेटा। अपने तो नया मार्केट चाहिए, बच्चे पैदा कर देते हैं लोग। पुअर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट करता नहीं है। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी, लो इनकम लेवल, लो पर कैपिटा इनकम, पुअर लिटरेसी एंड लो लेबर स्किल्ड लेबर, डोमिनेंस ऑफ ट्रेड यूनियन, लैंग्वेज बैरियर, हाई रेट ऑफ टैक्सेशन, टैरिफ रेजिम सही नहीं है, लॉ आपके आईपीआर को प्रोटेक्ट नहीं करता है, डबल टैक्सेशन हो रहे हैं, देयर आर मेनी थिंग्स। अब इसमें से आपको 8-10 पॉइंट लिखने हैं। व्हाट आर द फैक्टर दैट डिस्करेज? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इलिटरेट लेबर या अनस्किल्ड लेबर, लैंग्वेज बैरियर, इन्फ्लेशन, करेंसी, टैक्स रेजिम, डबल टैक्सेशन, और भी बहुत सारे लिख सकते हो। अभी मैंने 8 तो बता दिए। बस फटाफट यूनिटी खत्म होने वाला है। एक क्वेश्चन रह जाएगा, वो मैं आराम से करवाऊंगा, उसमें एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है मैंने। मेरा बस चले तो ये पेपर मैं एमसीक्यू बेस्ड करवा दूंगा, पर मेरा बस नहीं चलेगा। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ एफडीआई इन होस्ट कंट्री? ये भी बहुत बड़ी लिस्ट है, मैंने सिलेक्टिव पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहला, लेबर को नया जॉब मिलता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव होती है, ग्लोबल मार्केट एक्सप्लोर करने को मिलता है, डोमेस्टिक रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होता है, कंज्यूमर सॉवरेनिटी यानी कंज्यूमर को चॉइसेस मिलती है। ये फैक्टर्स आपको याद रखने हैं। एक मस्त बात बताऊंगा, ये जितने बेनिफिट्स हैं ना, लगभग यही सब डिस्करेजिंग यानी डिसएडवांटेज में कन्वर्ट होने वाले हैं। कैसे? लेबर को जॉब मिलती है तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कई बार लेबर को रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, समझो किसी कंट्री ने, यूएस ने एफडीआई करा हमारे यहाँ, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एक्वायर कर लिए 70%, तो भैया आज से ओनरशिप मैनेजमेंट उनका। एफडीआई आया, पैसा तो आया, लेकिन उसने ले ऑफ कर दिया, सबको निकाल दिया, तो नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है लेबर के ऊपर, वो पूरा ऑटोमाइजेशन के ऊपर चले जाए। या फिर हमारे लेबर को अनस्किल्ड वर्क दे, अनस्किल्ड काम दे और अपने अच्छे अच्छे बंदों को ले आके फिट कर दे। टेक्नोलॉजी अगर एडवांस आए तो हमारी कंट्री डेफिनेटली प्रोग्रेस करेगी, एफडीआई का बेनिफिट रहेगा। लेकिन अगर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी कंट्री के अंदर लेकर आए तो। डोमेस्टिक इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव होती है, ये एडवांटेज है, पर डोमेस्टिक इंडस्ट्री अगर इन्फेंट है, यानी कि सर मासूम है, नादान है, भोली भाली है, इतनी ज़्यादा सब्सटेंशियल पावर नहीं है, वॉलमार्ट आ गया तो एक दिन में डी मार्ट को खा जाएगा, बराबर है कि नहीं? तो सर इन्फेंट इंडस्ट्री का क्या, लोकल किराने वाले का तो छोड़ ही दे, ग्लोबल मार्केट छोड़ो, डोमेस्टिक रिसोर्सेज का यहाँ पर अपन बोलते हैं ऑप्टिमल और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन ये एक्सप्लॉइटेशन भी करना चालू कर देते हैं, ओवर यूटिलाइजेशन, डेट्योरेशन ऑफ एनवायरमेंट करते हैं। कंज्यूमर के पास चॉइसेस अवेलेबल रहती है, पर हार्मफुल गुड्स की भी स्मगलिंग होना चालू हो जाती है, तो जो एडवांटेज थे वो डिसएडवांटेज में कन्वर्ट हो गए ऑलमोस्ट। लास्ट है मोनोपोली, एक और देख लो। मोनोपोली का मतलब क्या है? जैसे कि कल का वॉलमार्ट आ गया, तो ये बिग बाजार, स्टार मार्ट, रिलायंस मार्ट, रिलायंस को तो कुछ नहीं कर पाएगा, मुक्कू भाई खा जाएंगे रातों रात उसे। और ये जितनी लोकल शॉप है इन सबको तो ख़त्म ही कर देगा वो। वॉलमार्ट क्या डिस्काउंट देता है और वॉलमार्ट में क्या नहीं मिलता है? मतलब एक इंसान अगर वॉलमार्ट का पूरा फुल फ्लेजेड स्टोर रहे ना, 6 से 7 घंटे आराम से गुजार सकता है हर आइटम को देखते देखते, आराम से सर, बहुत बड़ा रहता है वॉलमार्ट। इंडिया के जैसा नहीं सर, यहाँ पे तो लोगों को रहने की जगह ही नहीं है, हालत ख़राब है लोगों की रहने की। हाँ, तुम हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं, हम हमारी इंटरडिपेंडेंस का इजहार करते हैं। हम अपनी इंटरडिपेंडेंस का इजहार करते हैं, तुम हम पे डिपेंडेंट हो, हम तुम पे डिपेंडेंट हैं। चलिए सर, रिलायंस के अगेंस्ट केस हुआ ना सिंगापुर में, अमेजॉन डब्ल्यू मार्ट हुआ है, कुछ तो सुनाई दे रहा है, लेकिन वो पोस्टपोन किया है ना अभी उसका जजमेंट, उसका अभी जजमेंट पोस्टपोन किया है, स्टे लाए हैं उस पर।
अच्छा, लेकिन स्टे है ना उस पर, अभी वो डिसीजन पे अभी तो कुछ आया नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, ये देखना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसमें तेरे को साइड बाय साइड यूज़ करना पड़ रहा है? ऐसा तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, ऐसा कोई चैप्टर है ही नहीं। अभी नहीं आएगी मृदुल शर्मा, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। चैप्टर 1 की ज़रूरत ही नहीं है, और मेरी कोई बैच नहीं चल रही कि मैं वहाँ पे रिकॉर्ड करूँ। कोई बैच रहती तो रिकॉर्ड कर लिया होता, बैच नहीं है। ऐसे बैठ के मुझसे नहीं होता 40 मिनट बोलना, सामने कोई तो चाहिए ही रहता है, तो वो मुश्किल है। पर उसकी ज़रूरत भी नहीं है। अगर चाहिए तो तुम्हें कितने मिलेगी, 1 घंटे की मिलेगी, उससे बेटर है 2 घंटे की। मैं ऑलरेडी ऑडियो मैराथन डाल चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 मैं कल बताऊँगा आपको, थोड़ा बड़ा है, इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी बतानी है आपको। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई, बताने की ज़रूरत नहीं है। एफडीआई के अंदर क्या होता है, जब रियल प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्ट करना रहता है, ओनरशिप कंट्रोल मैनेजमेंट चाहिए रहता है, नॉन स्पेक्युलेटिव रिटर्न चाहिए रहता है, फिजिकल एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो, तो बोला जाता है भैया एफडीआई। एफपीआई में क्या होता है, रियल कैपिटल नहीं, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना है, लेस देन 10% करना है, और स्पेक्युलेटिव रिटर्न के लिए करना है, ओनरशिप कंट्रोल मैनेजमेंट कुछ नहीं चाहिए आपको। तो और एक और फीचर है कि एफडीआई प्रेफरेबल रहती है क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग कैपिटल लेकर आता है। एफपीआई स्पेक्युलेटिव गेन रहता है, इसलिए इतना ज़्यादा एनकरेज नहीं किया जाता है। ये डिफिकल्ट टू विड्रॉ है सर, कहाँ सामान खरीदते बेचते बैठेंगे। ये इजी टू विड्रॉ है, रातों रात ऑर्डर प्लेस कर दिए, बाहर निकल जाते हैं। देन बस इतने पॉइंट जो मैंने बताए काफ़ी हैं। सेम पॉइंट है, आप 2-3 पॉइंट और लिख सकते हैं, देख लीजिए। कोई तकलीफ है तो मुझे बताइए, एक क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगा। 2 पेज कैसे लगेंगे? 2 पेज यानी कि वो तो तुम्हें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जैसे लगता है वो 2 जॉइंट पेज, वैसी की बात कर रहे हो क्या तुम? जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में तुमको लगता है, कई बार बजट्स वाले चैप्टर में लगता है, वैसे बोल रहे हो? अच्छा, तो अगर 11 कॉलम ही जा रहे हैं ना, तो भैया फिर उसको स्प्लिट कर दो ना, उसको स्प्लिट कर दो। कई बार तो फिर ऐसे आईआरआर निकालते टाइम भी होगा, तो फिर स्प्लिट कर दो उसको। मत जाओ भैया 2 पेज पे, मत जाओ, बहुत गंदा लगता है प्रेजेंटेशन। तुम्हारे बाकी के अकाउंट्स के टीचर ने क्या बोल के रखा है तुम्हें, वो भी जानना चाहता हूँ मैं। दो कॉलम बनाओ, मतलब एक ऊपर बनने दो टेबल, एक नीचे बनने दो। मैं सजेस्ट नहीं करता। तो वैसे ही 6 महीना लेट दे रहे हैं अपन एग्ज़ाम, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। जितना हो सकता है का मतलब पता है क्या है? इंडिया में अगर बोला ना जितना हो सकता है मत करो, मतलब मत करो, सिंपल। मेहुल तेरा वो इशू सॉल्व हुआ क्या? मैंने तेरे को मैसेज भी किया व्हाट्सअप पे, उसके बाद मेरे को बहुत मैसेज और पेंडिंग है, मैंने देखा नहीं, तेरा रिप्लाई आया नहीं। तेरा इशू रिजॉल्व हुआ या नहीं? बेटा ये इश्क वहाँ पर नहीं चलेगा। सीए वाला बंदा पेपर तुम्हारा चेक करेगा, सीए रहेगा वो कोई इश्क नहीं करेगा। इश्क में इंसान को बार बार बुलाया जाता है, तो तुम इश्क मत करो इसके साथ, तुम्हें बार बार नहीं वापस आना है यहाँ पे एग्ज़ाम देने। रिस्क है तो इश्क है, नहीं भैया इतना इश्क भी नहीं सही है। चलो दैट्स इट। तो मैंने 2 यूनिट कंप्लीट करवा दिए, बस ये एक बड़ा सा क्वेश्चन पेंडिंग है, क्वेश्चन 82। ईजी है, लेकिन इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। 1 2 3 4 4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। 0.2 3 4 5 सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो मैंने लिखा भी है, क्वेश्चन में कम ऑन एनी पॉइंट सेपरेटली।
तो ये अपन कल करेंगे, फिर कल यूनिट नंबर 5 भी करना है अपने। तेरा इशू नहीं है, फिर किसका इशू है जिसने मेरे को बोला है कि सीरियल की नहीं चल रही किसी की? ठीक है मैं देखता हूँ। वो नहीं रहे, पता नहीं किसका है, फिर वो बेचारा वो परेशान हो रहा होगा कि सर रिप्लाई नहीं कर रहा है। खैर नहीं, चलिए जी, कल कंप्लीट करेंगे यूनिट नंबर 5। काफ़ी बड़ा है यूनिट नंबर 5, आप देखेंगे अगर क्वेश्चंस हैं काफ़ी सारे। 95 तो बहुत ही बड़ा है। ये कौन सा है? 95 और 100 बहुत बड़ा है, बाकी तो ठीक है। ठीक है मैं देखता हूँ। 4985